चलिए, हेलो गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा क्रेस्ट फोरम में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपीपीसीएल 2022 का पहला पेपर सॉल्व, मतलब कि 28 मार्च का पेपर सॉल्व हम लोग करने वाले हैं। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि यूपीपीसीएल की अगर मैं बात करूं तो 28 मार्च को जो है 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है। और 29 मार्च में आपका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 30 मार्च में आपका 1 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जो कि केवल शिफ्ट 2 थी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आज शिफ्ट 1 का फर्स्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसे मैंने पार्ट 1 का नाम दिया हुआ है। और अगर हम 51 से 100 तक क्वेश्चन बात करें तो बेटा ये पार्ट 2 है, ठीक है। और अगर हम लोग 101 से 150 क्वेश्चन तक बात करें तो पार्ट 3 है। तो ये जो वीडियो है बेटा याद रखिएगा, ये पार्ट 1 के लिए हम लोग आज फर्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हम लोग एक एक पार्ट में करके इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग बेटा जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने एंड पे, फिर हम लोग अपने शुरू करते हैं सोल्यूशन को आज। और अगर इस तरीके से चलिए सेंड कर दीजिए बेटा एक बार अपने एंड पे, फटाफट से वीडियो सेंड कर दीजिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और फटाफट से फिर हम लोग अपना पार्ट 1 शुरू करते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल का कौन सा पार्ट जो है, अंडरग्राउंड केबल का कौन सा पार्ट है, इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज व्हाइल द लेइंग इट और हैंडिंग इट। कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है केबल का जो बिछाते या सौंपते समय यांत्रिक चोटों से बचाने के लिए अभिप्रेरित है। मेरी आवाज, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता दो फटाफट से सभी बच्चे, ये बता दीजिए वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। फिर हम लोग शुरू करते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से बेटा, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हम ना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो ये कह रहा है कि केबल का कौन सा जो हिस्सा है जो बिछाते या सौंपते वक्त यांत्रिक चोटों से या फिर मैकेनिकल चोटों से बचाता है केबल को। अब अगर हम लोग बात करें इसके हिस्से की बात करें तो देखिए, केबल की मैं बात करूं यहां पर, तो ये कुछ मेरा केबल का फिगर होता है। कंडक्टर भाई सिम्बास, अगर आप देखेंगे तो कंडक्टर का कंस्ट्रक्शन में कंडक्टर पहले आता, केबल के कंस्ट्रक्शन में कंडक्टर पहले आता है, फिर आपका आता है इंसुलेशन, फिर आपका आता है मेटेलिक शीथ, ठीक है। लेड की बनती है ये मेटेलिक शीथ, ठीक है। फिर आती है बेटा बेडिंग, फिर आती है आर्मरिंग और फिर आती है सर्विंग। तो जो आर्मरिंग होती है बेसिकली ये 2 चीजों से आपके केबल को बचाती है। एक तो बेटा ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, आर्मरिंग यहां से कहीं ग्राउंड हो रही होती है, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा वो आर्मरिंग के द्वारा ग्राउंड में क्या हो जाएगा बेटा, चला जाएगा। तो एक तो हमारी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से बचाती है आर्मरिंग, दूसरा जो है ये बचाती है वो मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं केबल को क्या करेगा, एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगा तो ये किसकी बनाई जाती है, किसी को भी आइडिया, आप में से किसी को भी आइडिया बेटा किसकी बनाई जाती है? बफरिंग हो रही है, आई थिंक कोई बफरिंग नहीं हो रही है, मेरा तो चलिए, तो किसकी बनती है आर्मरिंग? अगर किसी को आइडिया हो तो आर्मरिंग बनती है बेटा गैल्वेनाइज्ड आयरन GI स्ट्रिप की, ठीक है। GI स्ट्रिप की आर्मरिंग हमारी बनती है, ठीक है। चलिए, तो हमारा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन से कौन बचाता है? आर्मरिंग बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसकी बेटा PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब बड़े ध्यान से यहां पर सुनने की बात है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है सही, ठीक है ना। किसके लिए? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब नहीं है सही ये पूछ रहा है, देखिए पढ़ते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर यूज्ड इन होइस्ट क्रेन्स एंड एलिवेटर। क्या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होइस्ट क्रेन या एलिवेटर में यूज होती है? क्या ये सही है? हां भाई ये तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो सही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग होइस्ट में किया जाता है, क्रेन में भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, लिफ्ट में भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडिंग रेजिस्टेंस। हां भाई, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं ताकि स्पीड कंट्रोल की जा सके, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट, बिल्कुल सही बात है।
देखिए स्टार्टिंग टॉर्क हाई क्यों होता है, क्योंकि हम लोग यहां पर रोटर रेजिस्टेंस में एडिशन कर देते हैं और हमारा जो करंट है, जो रोटर का करंट है वो क्या होता है बेटा, E2 डैश बाय Z2 डैश। तो जाहिर सी बात है यहां पर जब इंपीडेंस ज्यादा है, इंपीडेंस ज्यादा क्यों है, क्योंकि हमने रोटर के रेजिस्टेंस को ऐड किया है, तो हमारा यहां पर करंट जो होगा वो बेटा कम होगा। तो ये भी एक सही पॉइंट है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर वाइडली यूज्ड, देखो ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं होती और इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि ये वाइडली यूज्ड है, पर हमारा जो सही आंसर बनेगा वो डी बनेगा, क्योंकि यहां पर कौन सा सही नहीं है ये बताया गया है। बेटा यूपीपीसीएल के लिए आप में से दिल लगा के कौन तैयारी कर रहा है ये बता दो मुझे फटाफट से, और बिल्कुल जिसके सीने में आगे, मतलब जिसको चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन, कौन कर रहा है यूपीपीसीएल के लिए ऐसी वाली तैयारी, फटाफट से बताइए कौन कर रहा है यूपीपीसीएल के लिए ऐसी तैयारी जिसमें मतलब सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए बेटा आपको, कौन कर रहा है आप में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा सुटेबल, सबसे सुटेबल इनमें से कौन सी हाइब्रिड स्टेपर मोटर की कॉन्फ़िगरेशन बनती है, मतलब सबसे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिड मोटर की आपको क्या लगती है, कौन सी बनती है बताइए। हाइब्रिड स्टेपर मोटर का सबसे उपयुक्त उपयोग ज्ञात कीजिए, इनमें से किसका सबसे उपयुक्त उपयोग है बताइए, सबसे उपयुक्त उपयोग किसमें है। याद रखिए जो सबसे, देखिए वैसे भी स्टेपर मोटर के बारे में मैं आपको बता दूं, स्टेपर मोटर ऐसी मोटर है जो कि बहुत बारीक रोटेशन के लिए काम में आती है, बहुत बारीक रोटेशन के लिए, जैसे रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स में भाई, रोबोटिक्स में एक बात बताइए, बहुत ज्यादा मूवमेंट थोड़ी चाहिए होता है रोबोटिक्स के अंदर, बारीक मूवमेंट ही चाहिए होता है, ठीक है। चाहे प्रिंटर के अंदर कह लीजिए, प्रिंटर के अंदर कह लीजिए, ठीक है, प्रिंटर के अंदर कह लीजिए, टेप्स में कह लीजिए, जो डिजिटल टेप्स होते हैं उनमें कह लीजिए, मतलब बहुत बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक अगर मूवमेंट आपने करना है तो आप हाइब्रिड मोटर को लगाइए या स्टेपर मोटर को लगाइए, मतलब बहुत बारीक बारीक मूवमेंट, ठीक है, बहुत बारीक बारीक एंगल का मूवमेंट ये करती है, बहुत बारीक बारीक एंगल का मूवमेंट करती है। तो जब ये मोटर हाइब्रिड स्टेपर मोटर के अगर हम बेस्ट यूज की बात करें, तो बेस्ट यूज तो बेटा इसका मतलब यही हुआ, बेस्ट यूज ये हुआ जो सबसे कम डिग्री पे रोटेट कर ले वही सबसे ज्यादा बेस्ट यूज है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल नरेश यादव, सुनील बाबू सही जवाब है, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। आप लोगों ने बेटा शेयर कर दिया, आपके लिए बेटा जुनून सीरीज, आप ही लोगों के लिए जुनून सीरीज चलाई है, हाँ आप ही लोगों के लिए जुनून सीरीज चलाई है, जुनून बैच चलाया है, याद रखिएगा आपने सपोर्ट करना है दमदारी से। एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, यूपीपीसीएल का 2022 का पेपर बेटा जो दावा करते टीचर्स वो भी नहीं सॉल्व करवा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये मेहनत हो रही है, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा बेटा, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है। अ हॉल ऑफ 25 मीटर, अब ये देखिए एक हॉल है 25 मीटर का, 25 मीटर बाय 25 मीटर, मतलब 25 इंटू 25 का हॉल है, इज टू बी एल्यूमिनेटेड विद 60 लक्स। इसको हमने क्या किया है, 60 लक्स से एल्यूमिनेट किया है, ठीक है। इफ लैंप एफिशिएंसी इज 50, लैंप की एफिशिएंसी 50 है, मतलब एक चीज तो समझ में आ गई, लैंप की एफिशिएंसी 50 है, मतलब कि एफिशिएंसी क्या होती है, ल्यूमेन प्रति वॉट, यही तो होती है बेटा एफिशिएंसी, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.8 एंड कैंडल पावर डेप्रिसिएशन इज 25%, मतलब कि 0.25। तो जो डेप्रिसिएशन फैक्टर है वो भी 0.25 दे रखा है। टोटल वॉटेज रिक्वायर्ड, हमें टोटल वॉटेज रिक्वायर्ड बतानी है। टोटल वॉटेज सर पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देना बेटा, आज सुबह की भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी थी, तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। चलिए तो बताइए यहां पर कि क्या ये इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, फटाफट से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। 25 मीटर बाय 25 मीटर आकार के एक हॉल को 60 लक्स, 60 लक्स मतलब आपको बेटा क्या दे रखा है, इल्यूमिनेशन दे रखा है, यहां पर ई दे रखा है 60 लक्स, ठीक है। लक्स अगर यूनिट है तो वो इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है, से रोशन किया जाता है, ठीक है। यदि लैंप दक्षता 50 ल्यूमेन प्रति वॉट है, मतलब अगर लैंप की दक्षता 50 ल्यूमेन प्रति वॉट है तो उपयोग कारक 0.8 है, और मोमबत्ती की शक्ति, मतलब ये मोमबत्ती गलत लिखा है,
तो बेसिकली ये टोटल वॉटेज रिक्वायर्ड की पूछ रहा है, ठीक है। अगर डेप्रीसिएशन फैक्टर 25% है तो आवश्यक कुल वॉट क्षमता क्या होगी, आवश्यक कुल वॉट क्षमता ल्यूमेंस हमें निकालनी है। ध्यान से देखिए, हमें एफिशिएंसी दी हुई है, हमें ल्यूमेन प्रति वॉट 50 दिया हुआ है, मतलब 50% है ना, है ना, 50% होगा बेसिकली ये, ठीक है। ये 50% हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। ये 0.5 मान लीजिए हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ल्यूमेन निकाल लेता हूं, ल्यूमेन क्या होगा। तो जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है बेटा, ठीक है, इल्यूमिनेशन इंटू एरिया। इल्यूमिनेशन मतलब 60 इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा बेटा हॉल का, 25 इंटू 25, ठीक है बेटा। ये आपका ल्यूमेंस का फॉर्मूला होता है। ल्यूमेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इल्यूमिनेशन इंटू एरिया, ठीक है। 25 60 इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, बेटर रहेगा। और ये जो भी आंसर आएगा बेटा ल्यूमेंस में आएगा। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यूटिलाइजेशन फैक्टर और डेप्रिसिएशन फैक्टर हम लोगों को दे रखा है। डेप्रिसिएशन फैक्टर हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, जब भी कभी ये फैक्टर दिए जाते हैं आपको, जब भी कभी ये फैक्टर दिए जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। एफिशिएंसी इंटू डेप्रिसिएशन फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू ल्यूमेंस अपॉन वॉट, ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब कि जो भी मेरी एफिशिएंसी होगी उसका गुणा हो जाएगा बेटा किसमें, उसका गुणा हो जाएगा किसमें, उसमें उसका गुणा हो जाएगा किसमें, डेप्रिसिएशन फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर में। तो जो यहां से वॉट कैलकुलेट होके आएगी, जो यहां से वॉट कैलकुलेट होके आएगी वो क्या होके आएगी, ल्यूमेन अपॉन एफिशिएंसी इंटू डेप्रिसिएशन फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो आइए यहां पर, अच्छा एफिशिएंसी इन्होंने 50 ल्यूमेन पर वॉट दे रखी है, तो ये 0.5 तो नहीं रहेगी, ये 0.5 नहीं, हम इसे 50 ही लिखेंगे क्योंकि इसने परसेंटेज में नहीं दे रखी है, 50 ल्यूमेन पर वॉट दे रखी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप इस वैल्यू को लगाइए, इस वैल्यू को लगाइए। कैसे लगाएंगे आप इस वैल्यू को, देखिए लगाइए किस वैल्यू को। तो यहां पर अगर आप इसे लगाएंगे, थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस कर लेता हूं, मिट जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, डी एफ इंटू यू एफ इजिकल्स टू ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वॉट कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो गई, ल्यूमेंस अपॉन एफिशिएंसी इंटू डी एफ इंटू यू एफ, ठीक है। मेन तो बेटा ये फॉर्मूला समझ लीजिए, जब भी आपको, वैसे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ल्यूमेन पर वॉट होता है, पर जब भी आपको डेप्रिसिएशन या यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है एफिशिएंसी के साथ में। अब अगर हम इसे यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ल्यूमेंस कितना आया था हमारा, ल्यूमेंस कितना आया था, अभी हम लोगों ने ल्यूमेंस की ज्ञात किया था ना, ल्यूमेंस हमारा कितना आया था आपका E इंटू ए, है ना। तो लक्स हमारा कितना आया है यहाँ पे, लक्स 60 लक्स हमें दिया हुआ है इल्यूमिनेशन, और 25 बाय 25 हमें ये दिया हुआ है रूम का साइज। तो 60 इंटू 25 बाय 25 अपॉन एफिशिएंसी हो गई 50 ल्यूमेन, और डेप्रिसिएशन फैक्टर हो गया 0.25, और ये हो गया आपका बेटा 0.8। कैलकुलेट करिए फटाफट से कितना वोल्टेज आया, कैलकुलेट करिए फटाफट से कितना वोल्टेज यहां पर आएगा, कितना वोल्टेज यहां पर आएगा, कैलकुलेट करिए। 1 दूनी 2 30, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो बेटा ये हो जाएगा आपका 100, तो ये बना आपका 3000 अपॉन 0.8, ठीक है। तो लगभग 30,000 बाय 8, 30,000 बाय 8 ये बनेगा, और 30,000 बाय 8 मतलब आपका बेटा मोटा माटी बनेगा ये 3.75, ये कहीं ना कहीं आएगा ना, 3.75 ये कहीं ना कहीं आएगा, है ना। 3 अट्ठे लगभग 24 6, तो हाँ 3.75 ये लगभग आएगा। इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर जी आपका टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, बेटा टेलीग्राम चैनल चैट बॉक्स पे लिंक है, उसे टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे दिया हुआ है। बेटा यही सपोर्ट करोगे क्या, एक बात बताओ, यही सपोर्ट करोगे क्या, इतना ही सपोर्ट करोगे क्या, ये बताओ। ये 3.75 आ गया क्या या नहीं आया सबका, ये 3.75 आया या नहीं आया, इसको बताइए, ये फटाफट से बताइए।
ये क्लियर है सबको कि नहीं? ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? फटाफट से बताइए, ये क्लियर है पॉइंट सबको? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बताइए, ये क्लियर है क्वेश्चन? फटाफट से थम्स अप दिखा दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है। देखो मेन बस यही चीज है यहां पे इस फॉर्मूले में कि एफिशिएंसी के साथ जब भी डिप्रिसिएशन या यूटिलाइजेशन फैक्टर दिए जाएंगे तो वो बेटा एफिशिएंसी को ही कम करेंगे, और कितने परसेंटेज से कम करेंगे? जितने भी वो दिए होंगे वो सब उसके कम करेंगे। सर जी एसी थ्योरी ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? एसी थ्योरी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा कैसे हो जाएगा? एसी थ्योरी ओपन नहीं हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। और बेटा ये यूपीपीसीएल का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, कम से कम शेयर तो कर देते यार, इतनी दुर्गति मत करो बेटा अपने टीचर की यार। हाँ वैसे आप लोग कहते हो सर सपोर्ट करते हैं यार, ये सपोर्ट करते हो तुम यूपीपीसीएल के पेपर सॉल्यूशन तक में तो यार शेयर नहीं कर रहे हो सेशन को। कौन सा लेजिस्लेशन 1982 में आया है इफेक्ट में? कौन सा लेजिस्लेशन 1942 में आ रहा है इफेक्ट में? मतलब कौन सा विधान भारत में 1982 में लागू हुआ? अब देखो ये 1982 में लागू तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी, हमें क्या मतलब है? हमें तो केवल किससे मतलब है बेटा? इन्वायरमेंटल वाली चीजों से, क्योंकि ये बहुत पूछता है पेपर में। तो ईपीबीसी हुई थी क्या? इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एक्ट हुई थी क्या? हाँ भाई, यहां पर देख लीजिए एनविस हमारी 1982 में क्या हुई थी बेटा? लागू हुई थी। आइए देखते हैं, थोड़ा सा एनविस के बारे में जानते हैं। यहां पर देखिए एनविस क्या होती है? एनविस होती है बेटा एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये होती है हमारी एनविस, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारी एनविस होती है। ये 1982 में एफिलेट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पेपर में यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। किसके तहत? एक प्रोग्राम के तहत, एक प्लान के तहत जो गवर्नमेंट ने बेटरमेंट, एनवायरमेंट हमारा अच्छा हो उसके लिए ये प्रोग्राम निकाला था, ठीक है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म बेटा आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये इसलिए निकाला था, एज अ प्लान निकाला था कि हम डिसीजन ले पाए, हमारे साइंटिस्ट साथ में हो, हमारे इंजीनियर साथ में हो, हमारी रिसर्च टीम साथ में हो पूरे कंट्री की, ताकि हम कोई पॉलिसी बना सके जो हमारे एनवायरनमेंट को बेस्ट से बेस्ट कर सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी बात ही कर लेते हैं, किसी इंडस्ट्री से कितना धुआं निकलना है, ये तय तो कहीं ना कहीं रिसर्च वाले लोग ही करेंगे ना, कि कितना हमारा जो धुआं है कितना हार्मफुल होता है और कितना नहीं होता। क्या सारा धुआं छोड़ देना चाहिए या उसे एयर फिल्टर से पास करके छोड़ना चाहिए, या कितने पार्टिकल्स उसने अपने बचा के, मतलब अपनी इंडस्ट्री में कितने पार्टिकल्स का रोक के फिर वो बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना है, तो ये चीज जो पॉलिसी मेकिंग है ये बेटा आपकी तय करी गई थी। एनविस का गठन हुआ था, एनविस संस्था का गठन हुआ था 1982 में, इसके द्वारा बेटा आपकी करी गई थी, याद रखना, ठीक है। चलिए सर क्या नहीं बेटा आपके काम नहीं आएगा, अगर आप TG2 के लिए तो फिर ये आपके काम नहीं आएगा बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पार्टिसिपेटिंग नेटवर्क, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग नेटवर्क, इनके मतलब कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं एनविस में? 36 इंस्टीट्यूशन, 15 एनजीओ, 30 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, इनको कौन कौन सा एरिया कवर करना पड़ता है? पॉल्यूशन कंट्रोल करना इनके काम में आता है, मतलब इस अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें तो इसके काम में आता है। टॉक्सिक केमिकल को कंट्रोल करें, केमिकल्स टॉक्सिक हैं कि नहीं है उसके काम में आता है। सेंट्रल एंड ऑफशोर इकोलॉजी के काम आता है। इन्वायरमेंटली साउंड एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के काम आता है। मतलब कहने का आपका कितना केमिकल इंडस्ट्री से छोड़ा जाना चाहिए उसके लिए काम आता है। सेंट्रल एंड ऑफशोर इकोलॉजी मतलब आपकी वो इकोसिस्टम जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंटली साउंड एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के काम आता है। कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। आजकल देखिए कई तरीके की मशीन्स आती हैं जिसमें इन्वायरमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है वही लागू करना है। इंडस्ट्री में इस बात के चेकअप्स होंगे, ये इसके काम में आता है। एनविस संस्था के अंडर में ये चीज आती है, ठीक है। इस एनविस संस्था के दो तरीके के गोल होते हैं अगर देखा जाए तो, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है इसमें, शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि प्रमोट करना, किसको,
नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी हमारे इन्वायरमेंट के डील्स होते हैं, बात को ध्यान से समझना। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि जो भी नेशनल या इंटरनेशनल, यो तो बहुत सारे गोल हैं, पर एक मैं मोटा माटी बता देता हूं कि शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं जिससे वो जो भी नेशनल या इंटरनेशनल, इंडिया में ही, इंडिया से बाहर भी जो भी इन्वायरमेंट को लेकर डील्स होती हैं उनको प्रॉपर लागू करवाना। अब देखो कानून की किताब में तो बहुत लंबी चौड़ी डील्स हो जाती हैं, पर क्या वो लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इस बात का ध्यान रखना, ये इनका काम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म गोल की, तो इन्हें सपोर्ट करना है लंबे समय पे। अब जैसे क्या होता है, इन्हें सपोर्ट करना है और रिसर्च को प्रमोट करना है, यो तो बहुत सारे गोल है, पर लॉन्ग टर्म में इन्हें लगातार रिसर्च को सपोर्ट करना है कि रिसर्च होती रहे जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को फायदा मिले। अब वो चाहे रिसर्च क्या कहते हैं, एयर फिल्टर बना के हो, मतलब हम ऐसे एयर फिल्टर्स बनाएं कि जो हवा में पार्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, हम लोग कम से कम कर सकते हैं, या कुछ भी तरीके से रिसर्च, हर तरीके से हर इंडस्ट्री में रिसर्च करनी है कि हम एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा बचा पाए। अब जैसे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसी ऐसी मशीन्स बना के दो कि भाई जो एनवायरनमेंट को बचा पाए, ठीक है, एनवायरनमेंट को बचा पाए। अब आज की डेट में आप एक चीज देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, पूरा का पूरा बैटरी की गाड़ियां तक आ रही हैं, कार भी बैटरी की आ रही है, आपकी स्कूटी भी बैटरी की आ रही है। ये सब क्या है, रिसर्च हुई इस जगह पे, इस इंडस्ट्री में रिसर्च हुई, तभी तो ऐसा हो पाया है। अब ये रिसर्च को प्रमोट कौन कर रहा है, एनविस। एनविस ये चाहता है कि ये रिसर्च चलती रहे। आज भी गाड़ियां आ गई हैं तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च बंद हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम है ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या ऐसी चीज हम लेके आए इस सेक्टर के लिए जो लोगों का काम भी हो जाए और पॉल्यूशन भी ना हो। तो ये सारी चीजें बेटा एनविस को देखनी है, समझ में आया। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, यही क्वेश्चन आपको लेके आया है कि एनविस कौन से ईयर में लागू हुआ था। ठीक है, कल को क्वेश्चन इससे डिटेल में आ सकता है। अब देखो आपके एप्लीकेशन जो यूपीपीसीएल का कोर्स है उसमें इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे करके सबके नोट्स भी दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, यहां आगे हम लोग बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर आर मैकेनिकली कपल्ड विद डिवाइस विच इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर मैग्नेटिक लॉकिंग, व्हाट इज दैट डिवाइस। वो ये कह रहा है कि कोई सिंक्रोनस मोटर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि, ये कह रहा है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी आर मैकेनिकली कपल्ड, किसी एक डिवाइस को हम लोग मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं। ठीक है भाई, और उस डिवाइस को एक बार मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाए फिर हटा देते हैं, तो वो क्या चीज होती है बेटा, वो होती है पोनी मोटर। पोनी मोटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्या होती है वो, पोनी मोटर। तो पोनी मोटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पोनी मोटर कुछ नहीं, एक प्रकार की डीसी मोटर ही है। ठीक है, डीसी शंट मोटर ही है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोटर को लॉक कराने में। कैसे, हम डीसी मोटर, हम सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन वाइंडिंग को ऑन करते हैं, इसको ऑन करने के बाद में इसको इससे लॉक करते हैं, और इसको मतलब पोनी मोटर को हम चलाते हैं सिंक्रोनस स्पीड से। जब हम इसे सिंक्रोनस स्पीड से चलाते हैं तो इसके जो एन और एस पोल बनते हैं इनके बीच में लॉकिंग हो जाती है, और एक बार लॉकिंग हो गई फिर उसके बाद में हम बेटा पोनी मोटर हटा देते हैं और ये अपनी आप सिंक्रोनस मोटर चलती रहती है। तो ये एक प्रकार का मेथड है, किस चीज के लिए, ये एक प्रकार का मेथड है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का मेथड है, किस चीज के लिए है, स्टार्ट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ये कुछ टाइपिंग में गड़बड़ है। एक्चुअली क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से था कि 5 तरीके के तत्व कौन से होते हैं, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए 5 तरीके के तत्व कौन से होते हैं। तो जल, वायु, स्पेस, फायर, है ना, ये 5 तरीके के हमारे क्या होते हैं बेटा, और पानी। ठीक है, तो वायु, जल, भूमि, आकाश, और क्या कहते हैं ऊर्जा, मतलब आपका फायर। तो ये 5 तरीके के एलिमेंट होते हैं जिससे हमारा क्या बनता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारा बनता है। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, एयर, वाटर, स्काई, फायर। ठीक है, एयर, वाटर, स्काई, फायर, और क्या कहते हैं आपका अर्थ, अर्थ, भूमि, भूमि दिया हुआ है ना यहाँ पे, भूमि। चलिए ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चल बताइए, सब लोग बताएंगे बेटा फटाफट से कि ये कौन सी चीज यहां पर दी हुई है। ये जनरेटर आइडेंटिफाई करिए, कौन सा जनरेटर ये दिया हुआ है, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे।
कौन सा ये दिया हुआ है यहां पे जनरेटर, जल्दी से बताइए कौन सा जनरेटर यहां पर बेटा ये दिया हुआ है, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। कौन सा जनरेटर यहां से ये दिया हुआ है, कौन सा जनरेटर बेटा ये दिया हुआ है यहां पे, ये तो बता दो कम से कम। बाप रे बाप, इतनी हालत खराब है। ये देखिए, ये है हमारा शंट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा है बेटा? शंट कंपाउंड जनरेटर। ये हमारा यहां पर बना हुआ है शॉर्ट शंट, ठीक है ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर ऐसा ही तो होता है, यही तो होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर ये, ठीक है। तो आप इस फिगर में कंफ्यूज मत करना, ये थोड़ा सा इसने इसको टेढ़ा कर दिया है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 2 वॉटमीटर मेथड आर यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ 3 फेज बैलेंस लोड। ठीक है भाई, 2 वॉटमीटर मेथड हमारा यूज होता है, ठीक है। द रीडिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वॉटमीटर इज 157.74 एंड 100 वॉट। तो पहले वॉटमीटर की रीडिंग है 157.74, ठीक है, 157.74 वॉट, और दूसरे की है 100 वॉट आपकी बेटा रीडिंग है। रिएक्टिव पावर बतानी है सर्किट में क्या होती है बेटा, रिएक्टिव पावर क्या होती है 2 वॉटमीटर मेथड के द्वारा। यहां पर आप बेटा सीधा सीधा 157.74 माइनस 100 आप लगाएंगे तो ये √3 57.7, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये बेटा कितना आ जाएगा, ये लगभग कितना आ जाएगा 57 इंटू √3, √3 कितना 1.73 करके है ना, 1.73 ये बैठेगा कभी ना ये बिल्कुल बैठेगा है ना, 1.73 तो ये बैठेगा लगभग है ना इंटू 57.7। अच्छा 57.7 को मैं एक चीज लिख सकता हूं यहां पर कि 1/√3 इंटू 100, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल करा, यहां पर 100 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। देखिए कैलकुलेशन का पार्ट समझिए, हम लोगों को मालूम है कि 1/√3 0.577 होता है। देखो यहां पर चालाकी दिखानी होती है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यार ये 57.7 दिया हुआ है, तो मैं 57.7 को क्या लिख सकता हूं 1/√3 इंटू 100 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, अपनी आप मस्त तरीके से आंसर यहां पर आ जाएगा। चल आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। where we can employ low resistance method of arc extension। हम लो रेजिस्टेंस मेथड आर्क एक्सटेंशन के लिए कौन से सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या एसी सर्किट ब्रेकर और लो कैपेसिटी डीसी सर्किट ब्रेकर में भी? क्या एसी सर्किट ब्रेकर में ही कर सकते हैं? क्या डीसी सर्किट ब्रेकर में ही कर सकते हैं? बताइए क्या आंसर होगा। या फिर डीसी सर्किट ब्रेकर एंड लो कैपेसिटी एयर सर्किट एसी सर्किट ब्रेकर कहां कर सकते हैं? बताइए कहां कर सकते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड, सॉरी लो रेजिस्टेंस मेथड कहां कर सकते हैं? बताइए कहां कर सकते हैं लो रेजिस्टेंस मेथड? लो रेजिस्टेंस मेथड का नाम एक और, या फिर बेटा आप करंट जीरो मेथड भी इसे बोल सकते हैं, करंट जीरो मेथड भी इसे बोल सकते हैं। अच्छा भाई, करंट जीरो मेथड मतलब कि जब आपके सप्लाई का करंट जीरो होगा तब सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, तब सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा एसी सर्किट ब्रेकर ही यूज हो, तभी पॉसिबल है। तो लो रेजिस्टेंस मेथड या कह लो करंट जीरो मेथड, ये यूज ही बेटा कहां होता है? जहां पर आपका बेटा एसी सप्लाई ही यूज हो, वहीं पे ये यूज होगा और कहीं पे यूज नहीं होगा। अगर मैं बात करता लो कैपेसिटी डीसी सर्किट ब्रेकर प्लस डीसी सर्किट ब्रेकर की, तो ये जो आपके बेटा डीसी सर्किट ब्रेकर हैं, ये हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं आर्क एक्सटेंशन के लिए। हाई रेजिस्टेंस कौन यूज करता है? डीसी सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। अब वो चाहे फिर लो कैपेसिटी के हो, फिर वो चाहे बेटा किस कैपेसिटी को हो, चाहे वो लो कैपेसिटी डीसी सर्किट ब्रेकर हो और या फिर वो आपके डीसी सर्किट ब्रेकर हो, सिंपल कुछ भी ऑप्शन में दिया हो आपका ये बेटा यूज होता है, ठीक है ना। याद रखना एसी सर्किट ब्रेकर में ये यूज नहीं होगा हाई वाला, हाई रेजिस्टेंस वाला, हाई रेजिस्टेंस आर्क मेथड, आर्क एक्सटेंशन मेथड, हाई रेजिस्टेंस आर्क एक्सटेंशन मेथड हमारा यूज नहीं होगा। किसके लिए?
ये यूज नहीं होगा एसी सर्किट ब्रेकर के लिए। एसी सर्किट ब्रेकर के लिए बेटा करंट जीरो मेथड ही यूज होता है, क्योंकि बड़ा सिंपल है, करंट जीरो होता ही एसी में है, डीसी में तो कभी करंट जीरो होगा ही नहीं, तो ये वाला मेथड तो यहां लागू होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये तो सबको कर लेना चाहिए, एलिमेंट्री मैथ्स को लेके क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन को लेके क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन मैं अगर करूं, ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, nx अपॉन n माइनस वन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला ये है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x की पावर x स्क्वायर अपॉन 2, और इस पर बेटा यहां पर लिमिट भी दी हुई है, यहां पर लिमिट भी दी हुई है 1 और 2। तो चलिए आइए यहां पर लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, तो हायर लिमिट लगाइए, सबसे पहले हायर लिमिट लगाएंगे तो 8/3, ठीक है, और 4 मतलब 2, माइनस लोअर लिमिट करिए 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताइए बेटा कितना आंसर आएगा। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा, कितना आंसर आएगा फटाफट से बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा। विकास वर्मा विकास वर्मा कह रहे हैं कि सर एई के लिए सेशन नहीं है क्या। बेटा एई के लिए सेशंस अभी तो नहीं है, बट ये यूपीपीसीएल जेई के लिए सेशंस आपके चल रहे हैं, आरआरबी जेई के लिए ये सेशंस चल रहे हैं, आप आरआरबी जेई में भी हेल्प करेंगी ये चीजें। जल्दी से बताइए आंसर कितना आया, कम से कम आंसर तो बता दो बेटा, इतना आलस भी किस काम का, बताइए फटाफट से आंसर, कम से कम यार प्लस माइनस करके तो आंसर बता दो यार। बेटा 14/3 माइनस ये बैठेगा आपका 5/, ठीक है, तो ये मोटा माटी कितना आंसर बैठेगा आपका 23/6। डेली इज द राइट आंसर। कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है ना, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरी बात का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना मेरी बात का, मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना आपको, किसी ने भी आंसर नहीं बताया ना। चलिए आइए फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज टू IC 7805। ये कह रहा है 7805 का इनपुट वोल्टेज क्या है, तो IC 7805 का इनपुट वोल्टेज क्या है। अब आप सोचेंगे कि सर इनपुट वोल्टेज याद रखना तो बड़ा टफ है, इनपुट वोल्टेज तो याद रखना बड़ा टफ है भाई, बड़ा टफ है? देखिए ध्यान से इस बात को हमेशा सुनिएगा, एक चीज को देखिए, कोई भी आईसी हो जो 78 से शुरू हो रही हो और आगे कुछ भी लगा हो सकता है आगे 05 हो सकता है आगे 06 हो सकता है आगे 08 हो, ठीक है, या फिर कोई भी आईसी जो 79 सीरीज से शुरू हो सकता है 7905 हो सकता है 7906 हो। याद रखिएगा जो ये लिखा हुआ होता है ना इसके साथ में, ये हमेशा आउटपुट वोल्टेज दिया जाता है, ये हमेशा क्या दिया जाता है, आईसी के साथ में आउटपुट वोल्टेज दिया जाता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। जैसे एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लेके चल सकूं, अगर मैं छोटा सा बेटा एक एग्जांपल लेके यहां पर चल सकूं, तो यहां पे देखिए जैसे 7905 है, ठीक है, 7905 में आउटपुट जो वोल्टेज है इस आईसी का, जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा वो अराउंड मिलेगा आपका 5 वोल्ट, ठीक है। पर याद रखिएगा 79 सीरीज का जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव में होता है, वो नेगेटिव में होता है। 7805 अगर है तो ये क्या दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो कोड होता है, जो लास्ट का जो कोड होता है, पर ये किसके लिए लागू है, 78 वाली आईसी के लिए और 79 वाली आईसी के लिए लागू है, और जो ये आखिरी का कोड होता है ये आउटपुट वोल्टेज दर्शाता है। अच्छा, 79 की सीरीज में आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में होता है, यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो बेटा पॉजिटिव में होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर पूछा है इनपुट वोल्टेज, देखा जाए यहां पे पूछा है इनपुट वोल्टेज, अब हमारी तो ट्रिक क्या हो जाती है, यहां पे फेल हो जाती है, ठीक है, हमारी ट्रिक तो यहां पर फेल हो जाती है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीसीएल में और दोबारा से इन्होंने यहां पे पूछ लिया है,
आपको याद ही करना पड़ेगा जो आउटपुट, जो इनपुट वोल्टेज है बेटा इस आईसी का, जो इनपुट वोल्टेज है वो 35 वोल्ट होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। बस आपको यहां पे हेल्प जरूर हो जाएगी। कहां पे? ये जो आपका लास्ट में जो कोड लिखा हुआ है वो तो आउटपुट वोल्टेज होता है, पर इनपुट वोल्टेज आपको याद ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनपुट वोल्टेज तो याद ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है ना? क्लियर है ये पॉइंट की नहीं? सब लोग गायब है, हाँ सब लोग गायब है। देखिए यहां से यहां पर आपको दिया हुआ है 250 वोल्ट की मोटर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, ए फुल लोड आर्मेचर करंट इज 10 एम्पियर। हमें बैक ईएमएफ निकालना है। बैक ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा? IL हमारा सीधा सा क्या होता है? V माइनस EB अपॉन RA, ठीक है। IL हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10 एम्पियर, और V हमें दिया हुआ है 250 माइनस EB, और RA है बेटा ये हमारा 2। तो हमारा EB सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 230 वोल्टेज। 230 वोल्टेज हमारा EB यहाँ पे आ जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि इनपुट इन मैटलैब, मैटलैब के इनपुट में कमांड कौन सी है? ऐसी कौन सी कमांड है जो डेटा टाइप ऑफ इनपुट को दिखा देगी? ठीक है, क्या करना है? मैटलैब में डेटा प्रकार के इनपुट को प्रदर्शित करने के लिए कमांड क्या है जो डेटा इनपुट है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल माना लेट x, ठीक है। अब आपको इस x को डिस्प्ले करना है, दिखाना है, आपको अपनी स्क्रीन पर इसको दिखाना है, इसको दिखाना है। डेटा टाइप मतलब जो भी आपने वेरिएबल माना है, मान लो आपने कोई x वैल्यू मानी है, तो आपको ऐसा कौन सा कमांड दे कि वो x दिखा दे, आपको डिस्प्ले करके दे दे। किसी को आइडिया? किसी को आइडिया? सर इसका पीडीएफ जरूर भेजिएगा, सुमित गुप्ता इसका पीडीएफ भेज दूंगा। TG2 में भी पावर सिस्टम के क्वेश्चन इसमें से पूछा था। हाँ पूछा होगा, बिल्कुल पूछा होगा। मोटिवेशनल वॉइस सर मैं हूं, ठीक है। तो आइए ध्यान से यहां पर देखिए कौन सा कमांड होता है मैटलैब का। देखिए ध्यान से यहां पर देखो बेटा, मैटलैब के अंदर 2 प्रकार के कमांड होते हैं, जो वो कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं दोनों को ले आया। एक होता है बेटा हु, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं, और एक होता है हुज, आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके हुज कमांड की, जब आप ये यूज करते हैं तो आपका वेरिएबल तो डिस्प्ले होता ही होता है। जो भी आपने जैसे मान लो ए वेरिएबल माना था, स्मॉल ए कोई वेरिएबल माना था, वो तो डिस्प्ले होता ही होता है। साथ में आपके वो साइज भी डिस्प्ले हो जाता है जो उस वेरिएबल को अलॉट हुआ है, वो बाइट्स भी डिस्प्ले हो जाती है जो उस वेरिएबल को अलॉट हुई है। मतलब किसी को अगर आपने x माना है तो उसके साथ में जो भी उसका साइज, उसकी बाइट्स जो हैं वो साथ में क्या हो जाती हैं? आपको शो हो जाती है हुज कमांड से। पर जब आप केवल हु कमांड करते हैं तब आपका वेरिएबल का नाम शो होता है खाली, ठीक है, वेरिएबल का नाम शो होता है। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है द हुज कमांड डिस्प्ले ऑल कंटेंट ऑफ द वेरिएबल और द वर्क स्पेस। मतलब हुज कमांड पूरा का पूरा कंटेंट डिस्प्ले कर देती है कि भाई कितना साइज है, ठीक है, कितना वेरिएबल का वर्क स्पेस है, काम करने के लिए वो कितना साइज ले रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? और वो क्या क्या शो कर देती है? नेम, साइज, डायमेंशन, सब कुछ शो कर देती है। ये कमाल है हमारा हुज का, ठीक है, हुज का कमांड है कमाल का। चलिए तो यहां पर अब ये कह रहा है कि डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ इनपुट। अब तो बता दो कम से कम डेटा टाइप ऑफ इनपुट किससे डिस्प्ले होता है, हु से या हुज से? बताइए, व्हाट इज द कमांड टू डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ इनपुट? डेटा हमारा कौन से टाइप का है, ये कौन सा बताता है? बताइए फटाफट से, कौन बताता है? कौन सा कमांड बताता है? बताइए, डेटा टाइप हमारा कौन से टाइप का है, कौन सा कमांड बताता है? अब तो बता दीजिए। हुज अच्छा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पूरा का पूरा ये डिस्प्ले कर देता है कि कौन से टाइप का हमारा जो है वेरिएबल हमने माना है, उसकी स्पेस क्या है, सब कुछ ये डिस्प्ले कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शील्डिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट? न्यूक्लियर पावर प्लांट में शील्डिंग के लिए
क्या पर्पस होता है, हम जो शील्डिंग करते हैं उसका पर्पस क्या होता है। देखिए बेटा, शील्डिंग जो हम लोग करते हैं उसका बड़ा सीधा सीधा पर्पस होता है, बड़ा सीधा सीधा पर्पस होता है कि वो हमें बचा ले, किससे, हमें किससे बचा ले, रेडिएशन से बचा ले। ठीक है, वो सिंपल सा, वो क्या करता है, रेडिएशन से बचाता है। ये विकिरण को रिएक्टर के बाहर पहुंचने से रोकता है। मतलब जो रेडिएशंस निकलती हैं रिएक्टर के बाहर से, जैसे जहां पर रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टर है, इसके बाहर से, इसमें से रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रहा होगा, रेडिएशंस बाहर निकल रही होंगी। तो इसकी हम लोग क्या कर देंगे, शील्डिंग कर देंगे, और शील्डिंग करने से इसको क्या होगा, ये शील्डिंग रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देंगी, ये शील्डिंग रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बताइए फटाफट से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट द टर्निंग पॉइंट। कह रहा है टर्निंग पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, टर्निंग पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है। किसी को भी आइडिया टर्निंग पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है बेटा dy बाई डी एक्स की, प्लीज कोई भी आप में से जो टर्निंग पॉइंट पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू बता सके, कितनी होती है, बोलिए। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई ग्राफ है, ध्यान से सुनना, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ पे मैं बहुत सारे पॉइंट्स बनाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस ग्राफ पे, ये पॉइंट सारे राइजिंग होंगे, ठीक है, और यहां पर मैं पॉइंट्स बनाऊंगा तो वो सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे, ये सारे के पॉइंट्स ऊपर की तरफ आ रहे होंगे, पर एक पॉइंट यहां पर ऐसा होगा जो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट। मतलब कि ये पॉइंट अगर मैं बनाऊंगा तो ये सब राइजिंग की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आ रहे होंगे। यहां पे पॉइंट्स बनाऊंगा, इस पूरी पे पॉइंट्स बनाऊंगा तो ये घटते हुए तरफ आ रहे होंगे। पर यहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा जो मेरा क्या होगा, ठहरेगा थोड़ी देर के लिए, पॉइंट ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए वो पॉइंट ठहरेगा। मैं कह सकता हूं कि जब ये यहां पॉइंट बनाऊंगा और मैं उस पर एक क्या खींचूंगा, मैं उस पर एक टेंजेंट खींचूंगा, तो वो टेंजेंट कहीं ना कहीं मेरा बढ़ता हुआ स्लोप का आएगा। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट बना रहा हूं तो उस पर मैं टेंजेंट खींचूंगा, तो जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो उसका स्लोप घटता हुआ आ रहा होगा। पर ये जो पॉइंट होगा ये क्या कर रहा होगा, एक बढ़ते हुए सेक्शन को और एक घटते हुए सेक्शन को, मतलब यहां पर बढ़ोतरी हो रही है ना और यहां घटोतरी हो रही है ना, इन दोनों सेक्शन को ये अलग अलग कर रहा होगा, और ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट कहलाया जाता है। यहां पर जो स्लोप होता है, अगर इस पॉइंट पर मैं स्लोप निकालूंगा तो ये स्लोप बेटा 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां पर जो स्लोप है वो बेटा 0 आ रहा होगा। इसी को बोलते हैं या तो स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। तो ये जो dy डी एक्स पूछा है ये बेसिकली स्लोप पूछा है कि टर्निंग पॉइंट का स्लोप क्या होगा, टर्निंग पॉइंट का स्लोप क्या होगा। ठीक है, नो सर नहीं पता, अच्छा पता नहीं है। चलिए एयर फिल्टर्स हम लोग बात करेंगे, एयर फिल्टर के बारे में, एयर फिल्टर के बारे में बात करेंगे। एयर फिल्टर, चलिए एयर फिल्टर के बारे में यहां पर बात करी गई है। एयर फिल्टर आर यूज्ड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। आपने देखा होगा आजकल कई कंपनी के एयर फिल्टर्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा, इनफैक्ट सैमसंग ये सब कंपनियां अपनी एयर फिल्टर निकाल रहे हैं। ये क्या करते हैं बेटा, एयर फिल्टर क्या करती है, जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको निकाल लेती है। एयर फिल्टर क्या करती है, हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो रुए वाले पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वूल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको निकाल लेती है एयर फिल्टर। ठीक है, क्लोथ टाइप पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निकाल लेती है। पर किसे नहीं निकालती है बेटा, चारकोल को नहीं निकालती है। ये मैं कौन से की बात करूंगा, ये वो वाली बात नहीं हो रही जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ये जो बात हो रही है ये डीजल इंजन के एयर फिल्टर की बात हो रही है। ठीक है, आजकल हमारे इंसानों के लिए भी एयर फिल्टर आ गए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, कई कई ऑफिस में लगे रहते हैं। ठीक है, तो एयर फिल्टर जो इंसानों के लिए आ रहे हैं वो तो अलग हैं, ये जो एयर फिल्टर है ये किसके लिए है बेटा, डीजल इंजन के लिए। और डीजल इंजन का जो एयर फिल्टर है वो क्या करता है, चारकोल पार्टिकल्स को नहीं अलग कर पाता हवा से। ठीक है, चारकोल पार्टिकल को अलग नहीं कर पाता, बाकी सारे पार्टिकल्स को अलग कर लेता है, ये डीजल इंजन का है। ठीक है ना, चलिए, और इंसानों के लिए जो यूज हो रहा है वो क्या करता है, वो
जो इंसानों के लिए यूज हो रहा है वो क्या करता है, वो हवा से जो डस्ट पार्टिकल्स है, हवा में जो चारकोल पार्टिकल्स है वो उनको रोक लेता है। कार्बन पार्टिकल्स होते हैं हवा में, हमारी नाक में जाते हैं, नाक से जाके हमारे हो सकता है ब्रेन पे इफेक्ट कर सकते हैं, लंग्स पे इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये वहां से बचाता है। ठीक है, हाउ मेनी प्रेशर कॉइल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल आर देयर इन द डायनामोमीटर टाइप 3 फेज वॉटमीटर। तो ये पूछ रहा है कि कितने आपके प्रेशर कॉइल होती है और करंट कॉइल होती है डायनेमो टाइप 3 फेज वॉटमीटर में। ठीक है, कितने टाइप की होती है प्रेशर कॉइल या फिर क्या होती है, प्रेशर कॉइल या फिर क्या होती है बेटा, हमारी करंट कॉइल होती है डायनेमो टाइप 3 फेज वॉटमीटर में। 3 फेज वॉटमीटर का बताइएगा, 3 फेज वॉटमीटर का बताइएगा कितनी होती है, बताइए 3 फेज वॉटमीटर में कितनी हमारी प्रेशर कॉइल होती है और कितनी हमारी करंट कॉइल होती है। ये 3 फेज की बात हो रही है। देखो 2 फेज की बात होती तो एक प्रेशर कॉइल होती और एक फिक्स्ड कॉइल होती जो कि 2 भागों में स्प्लिट होती, जिसको हम लोग करंट कॉइल भी बोलते हैं, करंट कॉइल 1, करंट कॉइल 2। ठीक है, तो यहां तो क्या है बेटा, आपके 2 प्रकार की क्या होती है, हमारी फिक्स्ड कॉइल्स होती हैं। ठीक है, वो फिक्स्ड कॉइल एक होती है, एक करंट कॉइल होती है, जिसमें 2 तरीके से हम लोग बांट देते हैं अपनी करंट कॉइल को। ये सिंगल फेज की बात हो रही है, ये सिंगल फेज की बात हो रही है, सिंगल फेज वॉटमीटर की बात हो रही है। यहां पे पूछा है 3 फेज वॉटमीटर के लिए। बताइए किसी को भी आइडिया 3 फेज वॉटमीटर के लिए क्या होगा, फटाफट से बताओ। 3 फेज वॉटमीटर के लिए क्या होगा, फटाफट से बताइए। 3 फेज वॉटमीटर में क्या होगा, सभी लोग जल्दी से बताइए। 3 फेज वॉटमीटर में क्या होने वाला है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 3 फेज वॉटमीटर में क्या होने वाला है, कितनी प्रेशर कॉइल और कितनी फिक्स्ड कॉइल यूज होंगी। बेटा 3 फेज वॉटमीटर में जो प्रेशर कॉइल इस्तेमाल होंगी वो 3, वो आपकी बेटा 2 होंगी, और फिक्स्ड कॉइल भी आपकी बेटा कितनी होंगी, आपकी 2 यूज होंगी। ये 3 फेज वॉटमीटर की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो देयर आर 2 प्रेशर कॉइल एंड 2 करंट कॉइल। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, याद रखिए। ठीक है, चलिए डी इज द राइट आंसर। सिंगल फेज में तो आप लोगों को मालूम है कनेक्शन किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, सिंगल फेज में तो आप लोगों को मालूम है कनेक्शन किस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से स्प्लिट रहती है 2 भागों में, यहां लोड लगा रहता है। ठीक है, और मजे से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल को कनेक्ट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज्यादा रखते हैं, और एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में लगा के रखते हैं प्रेशर कॉइल के। तो ये प्रेशर कॉइल हो गई। करंट कॉइल 2 भागों में स्प्लिट रहती है। समझ में आया पॉइंट या नहीं आया। ये हमारा क्या होता है, सिंगल फेज वॉटमीटर। हम यहां पर कोई भी सिंगल फेज सप्लाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेटा रहता है। चलिए, व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग फॉर लो वोल्टेज पावर केबल। लो वोल्टेज पावर केबल के लिए कौन सी वोल्टेज रेटिंग होती है, जल्दी से बताइए। लो वोल्टेज पावर रेटिंग के लिए कौन सी वोल्टेज रेटिंग होती है। इसका मैंने हमेशा से एक शॉर्टकट भी बेटा बताया है। ठीक है, शॉर्टकट भी बेटा मैंने इसका हमेशा बताया है। आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सी हमारी वोल्टेज रेटिंग होगी। केवल 1-2 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, क्या चक्कर है भाई, बाकियों को इंटरेस्ट नहीं है क्या, बाकियों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्या सेशन के अंदर, बताइए, बाकियों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्या। ठीक है, लड़की हंसी तो फंसी, हाँ क्या शॉर्टकट है इसका, लड़की हंसी तो फंसी। ठीक है, तो लड़की, ठीक है, हंसी, हंसी की स्पेलिंग देख लो जरा। ठीक है, बस, तो फंसी नहीं बेटा, टेंशन बढ़ी। लड़की हंसी तो फंसी नहीं, टेंशन बढ़ी। तो यहां पर देखिए LT, पहला क्या है बेटा LT, फिर क्या है बेटा HT, फिर क्या है बेटा ST केबल, फिर क्या है EHT केबल्स, फिर है EST केबल्स। ठीक है, तो लो टेंशन केबल हमारी होती है 1000 वोल्ट तक। ठीक है, हमारी हाई टेंशन केबल होती है 11 kV तक। हमारी सुपर टेंशन केबल होती है 33 kV तक। हमारी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल जो होती है वो 66 kV तक। ये तक है बेटा, याद रखिएगा, अप टू 66 kV। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल जो है वो हमारी है बेटा 132 kV एंड अबव, 132 kV तक। ठीक है, एंड अबव, ऊपर भी यूज करी जा सकती है। ठीक है, तो अब यहां पर लो वोल्टेज रेटिंग के लिए पूछ रहा है हमें, तो लो वोल्टेज रेटिंग के लिए बता दीजिए क्या है, लेस देन 1 kV।
ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबको क्लियर है या नहीं, फटाफट से बताओ, इतना पॉइंट क्लियर है, बोलो भाई इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन का क्या है, हम लोग 132 से या उससे ऊपर भी, मतलब 66 केवी से ऊपर का सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लोग सॉल्व कर लिए होंगे इसलिए नहीं आ रहे। अच्छा, बाकी के लोग सॉल्व कर लिए होंगे, ओके, हो सकता है सॉल्व कर लिए होंगे, बट ऐसा मुझे लगता कम है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन फॉर विच ब्रशलेस सर्वो मोटर इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, आइडेंटिफाई करिए ब्रशलेस, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ब्रशलेस सर्वो मोटर इज मोस्ट सुटेबल। उस विकल्प की पहचान करें जिससे ब्रशलेस सर्वो मोटर सबसे उपयुक्त है, जिसमें ब्रशलेस सर्वो मोटर सबसे उपयुक्त है, बताइए। ऐसे का यूज करिए जिसमें ब्रशलेस सर्वो मोटर सबसे उपयुक्त है। कहां यूज हो सकती है ब्रशलेस सर्वो मोटर, बताइए कहां पर यूज होती है ब्रशलेस सर्वो मोटर, मोस्टली कहां यूज होती है, बताइए। ब्रशलेस सर्वो मोटर कौन सी जगहों पे मोस्टली यूज करी जाती है। देखिए, लो स्पीड पर स्मूथ रोटेशन ये बनाती है, याद रखिएगा, लो स्पीड पर स्मूथ रोटेशन ये बनाती है। ये ऐसी मोटर होती हैं लो स्पीड पर स्मूथ रोटेशन में बनाती हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट वगैरह में इनका यूज एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये इसकी खास बात होती है। लो स्पीड पर स्मूथ रोटेशंस का इसका बनाने का बड़ा अच्छा काम रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कहां कहां यूज होता है बेटा, और भी कई जगहों पे यूज हो सकती है। थोड़ा कंट्रोल सिस्टम में ज्यादा यूज होती है ये, जो कंट्रोल सिस्टम्स वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, जहां पे हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, जहां पे हमें कंट्रोल करनी पड़ती है मोटर से, मान लीजिए मोटर का यूज करके कोई भी ऑपरेशन को कंट्रोल करना है, तो ये वहां ज्यादा यूज होगी, वहां ज्यादा ये यूज होगी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, बात करते हैं कौन से टाइप के डीसी लिंक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, in which type of DC link configuration is the voltage between conductor is equal to the 2 times the voltage between either of the two conductor and ground। क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। कौन सा ऐसा डीसी लिंक का कॉन्फ़िगरेशन है, डीसी लिंक का मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है। कौन सा ऐसा डीसी लिंक है जिसमें वोल्टेज कंडक्टरों के बीच में 2 गुना होता है, 2 टाइम्स द वोल्टेज बिटवीन आइदर ऑफ द 2 कंडक्टर एंड ग्राउंड। ग्राउंड के सापेक्ष कंडक्टरों में दुगना वोल्टेज यहां पर होता है, ठीक है। इस किस प्रकार के डीसी लिंक विन्यास में कंडक्टरों के बीच वोल्टेज 2 कंडक्टरों और ग्राउंड के बीच वोल्टेज के दुगने के बराबर होती है, ग्राउंड वोल्टेज के दुगने के बराबर होती है। तो कौन सी होती है बेटा, ऐसी बाइपोलर लिंक होती है जिसके अंदर जो हमारी वोल्टेज होती है, जिसके अंदर जो बेटा हमारी वोल्टेज होती है वो क्या होती है। अगर बाइपोलर कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो एक वोल्टेज हमारा यहां पे इस्तेमाल होता है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, दूसरा वोल्टेज हमारा यहां पर इस्तेमाल होता है। हम लोग बाइपोलर लिंक में क्या यूज करते हैं, जाहिर सी बात है, ये जो वोल्टेज हमारा है ये कौन से साइड का है बेटा, ये हमारा हो गया रेक्टिफायर साइड का, मान लीजिए, ठीक है, या ये हमने रेक्टिफाई करके प्राप्त किया वोल्टेज, और ये वोल्टेज हमने इन्वर्टर साइड का वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये बेटा आपका पॉजिटिव रहे और ये हमारा वोल्टेज जो है वो नेगेटिव रहे, ठीक है। तो बाइपोलर लिंक के अंदर ऐसा होता है कि जो 2 कंडक्टरों के बीच का वोल्टेज है, ठीक है, 2 कंडक्टरों के बीच का जो ये वोल्टेज है, मान लीजिए मैं इसे 1 और 2 कंडक्टरों के बीच का वोल्टेज कहता हूं, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ग्राउंड के बीच वोल्टेज के 2 गुने के बराबर होता है। मतलब वोल्टेज 1 जो है वो 2 गुना होता है बेटा ग्राउंड के वोल्टेज के बराबर, ग्राउंड और लाइन के वोल्टेज के बराबर के, ठीक है। तो जो ग्राउंड होगा यहां पर उसके वोल्टेज के ये बेटा कितना होगा, ये दुगना होगा, ये वोल्टेज क्या होगा, दुगना होगा। चलिए, ये वोल्टेज दुगना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये बताइए किसकी पहचान है,
पहचान करिए इस सिंबल की। ये सिंबल किसका है बताइए फटाफट से। लाइट एमिटिंग डायोड। बड़ा सीधा सा यार आंसर है इसका, लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी क्वालिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क एंड द पावर फैक्टर ऑफ शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो कौन सी इनमें से शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की क्वालिटीज हैं? वैसे तो शेडेड पोल जो मोटर है उसमें कोई क्वालिटी होती ही नहीं है, ठीक है। 5 से 35% तक की बेटा इसमें एफिशिएंसी होती है, बहुत ही घटिया किस्म की मोटर होती है। लो टॉर्क होता है, ठीक है, लो टॉर्क होता है, कहीं पर भी यूज होने लायक जैसी स्थिति तो उसकी रहती नहीं है, ठीक है। और पावर फैक्टर भी पुअर होता है। तो दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर। पावर फैक्टर भी पुअर होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको एस दे रखा है। एस क्या होता है बेटा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, इनिशियल वेग पता करनी है। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? एस बाई टी, मतलब विस्थापन अपॉन समय। या फिर अगर मेरा एस दिया हो टाइम की इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब समय की इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो, तो मैं इसे कैसे भी लिख सकता हूं, डी एस बाई डी टी भी लिख सकता हूं। तो आइए यहां पर तो समय के फॉर्म में ही दिया हुआ है, 3t² हमारा क्या हो गया बेटा? ये 3t² माइनस 5t। तो ये ds बाई डी टी बेटा अगर मैं करूं तो क्या हो गया? 6t माइनस 5। और इनिशियल वेलोसिटी पता लगानी है, इनिशियल वेलोसिटी पता लगानी है, मतलब समय क्या लेना है हमें? 0 लेना है। तो यहां पर हमारा ये हो गया -5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? -5 हमारा हो गया यहाँ पे। चलिए तो आंसर -5 हमारा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर? ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर अगर हमें पता लगाना है तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या होगी? ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर पता लगाना है तो क्या हमारी इक्वेशन होगी? क्या हमारी इक्वेशन होगी? फटाफट से बताइए, इक्वेशन हमारी क्या होगी? क्या होगी? देखिए जो हमारा सिमेट्रिकल करंट होता है, बताइए फटाफट से, जितने बच्चे देख रहे हैं सब लोग यार एक बार आंसर तो करिए फटाफट से जल्दी। क्यों आप लोग आंसर नहीं करेंगे क्या? आप लोग आंसर नहीं करोगे क्या? आंसर तो करना पड़ेगा भाई, कम से कम थोड़ा सा तो पार्टिसिपेट दीजिए। एक अच्छा लगता है, थोड़ा सा तो एनर्जी दिखाइए यार, थोड़ी सी तो एनर्जी दिखाइए सभी लोग, थोड़ी सी तो एनर्जी दिखाइए बेटा सेशन के अंदर। इस तरीके से कैसे चलेगा बेटा, ठीक है। तो जो हमारा सिमेट्रिकल मेकिंग करंट होता है ना, अगर हमारे सिमेट्रिकल मेकिंग करंट की मैं बात करूं, वो क्या होता है? 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, यही होता है हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन, सिमेट्रिकल मेकिंग और ब्रेकिंग करंट के बीच में रिलेशन अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो याद रखिएगा बेटा, हमारा कौन सा रिलेशन सही बैठा? कौन सा रिलेशन सही बैठा हमारा रिलेशन कौन सा सही बैठेगा यहां पे? अच्छा इसके फॉर्म में तो दिया ही नहीं है, लो अब इसके फॉर्म में नहीं दिया है, ये वाला तो दिया ही नहीं है यहां पे। तो अब हम कौन सा देखेंगे? ब्रेकिंग कैपेसिटी इंटू 3 रेटेड, 3 तो नहीं होता है, √3 के हिसाब से होता है। सी इज द राइट आंसर। देखिए ये भी एक हमारी इक्वेशन होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट इनटू रेटेड वोल्टेज इंटू √3 के बराबर होती है। तो ये भी हमारी क्या होती है बेटा? इक्वेशन सही। अब ये इस फॉर्म में तो दिया नहीं है इसने, तो याद रखिए जब आप सर्किट ब्रेकर को पढ़ते हैं तो ये भी इक्वेशन एक डेरिवेशन के तौर पे निकल के आती है, जो कि आपको अगर याद है तो लगा दोगे, नहीं याद है तो फिर भैया बाय बाय टाटा टेक केयर वाली बात यहां पर हो जाएगी। चलिए हाँ क्या है, इनमें से कौन सा नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर का? देखो हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं तो हम किन बातों का ध्यान, मतलब किन तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब ये कह रहा है इसमें से नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब हम एनर्जी को बचाते हैं तो कॉस्ट हम मीडियम लगाना चाहते हैं, हम लगाना चाहते हैं कि भैया हमारे कम से कम कॉस्ट लगे और हमारा मीडियम रिटर्न आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब मैं एनर्जी को बचाने निकलूंगा तो मैं जो एवरेज पैसा लगा रहा हूं उतना लगा के मुझे उतना रिजल्ट मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
कम पैसा लगा के हाई रिटर्न मिल जाए, ये भी एक प्रकार की एनर्जी टाइप्स, मेजर टाइप्स होती है। याद रखना ये बेटा, ये आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो। जो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर है ना, 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना है बेटा इस चीज के। एक तो बेटा कौन सा है, मीडियम कॉस्ट मीडियम रिटर्न, एक है लो कॉस्ट हाई रिटर्न, हाई कॉस्ट हाई रिटर्न। अब देखना, हाई कॉस्ट लगाई हाई रिटर्न मिला, ये भी हमें तैयार है। आप सिंपल ऐसे समझिए कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम कम कॉस्ट लगा के हाई रिटर्न चाहते हैं। सेम ऐसी एनर्जी को बचाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम कुछ कम इन्वेस्टमेंट करें और हमें रिटर्न हमें हाई मिले, ठीक है। हाई कॉस्ट हाई रिटर्न, ठीक है, ज्यादा कॉस्ट लगा दी ज्यादा रिटर्न मिल जाए, कोई इश्यू नहीं है। मीडियम कॉस्ट मीडियम रिटर्न, ये भी चलेगा, पर ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि हमने पैसा ज्यादा लगा दिया और रिटर्न कम मिले। तो ये क्या होगा, ये नॉट वन ऑफ द क्लासिफिकेशन, ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ बेटा आपको है ना नोट्स बनाने में भी काम आएगा। याद रखिए, अगर आप सेशन देख रहे हैं और प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं बेटा, आप जो अच्छा बच्चा होगा ना वो नोट्स बना ले जाएगा, यहां से वो बना ले जाएगा। सर ये न्यू टाइप के क्वेश्चन कहां से बनाता है यूपीपीसीएल, बस इसका कंसेप्ट पता चल जाए। देखिए बेटा, ये अब यूपीपीसीएल ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, अ ट्रांसमिशन लाइन हैज स्पैन ऑफ 150 मीटर, बाप रे बाप। तो ट्रांसमिशन लाइन में 150 मीटर का यहां पर स्पैन है, ठीक है, 150 मीटर का स्पैन है, ठीक है। द कंडक्टर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया यहां पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। द टेंशन इन द कंडक्टर इज 2500 किलो, तो ये टेंशन हमें 2500 किलो दी हुई है, ठीक है। अगर इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द विंड प्रेशर इज 0.87 केजी पर मीटर लेंथ, व्हाट विल बी द सैग। अब हमें यहां से सैग पूछा है। बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है। सबसे बड़ी चीज, सैग को निकालने के लिए हम बड़े अच्छे से जानते हैं WL²/80 फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहां पर वेट ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली दिया नहीं है, समझना बात को। इस क्वेश्चन में वेट ऑफ द कंडक्टर कहीं नहीं दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो वेट हम लोग यहां से निकालेंगे, पर साथ में इसने विंड का भी प्रेशर दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, साथ में इसने विंड का भी प्रेशर दे दिया है। तो अब ये प्रेशर हमारे सर पर आएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले यहां पर वेट निकालना पड़ेगा कंडक्टर का यहां पे वेट निकालना पड़ेगा। किस किस को सैग के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये बताइए, किस किस को सैग के ये क्वेश्चंस बड़े आराम से आ जाते हैं, बताइए। बड़े आराम से सैग के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, बताइए कैसे आते हैं, आपको आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, नहीं आते, कितने आराम से ये सैग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, टोटल वेट अगर मैं निकालूं कंडक्टर का, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ या कह लो 1 मीटर के लिए, वो हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करूं वो हमारा क्या होता है। तो पर यूनिट लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है हमारा W² प्लस W का स्क्वायर, मतलब विंड की वजह से जो वेट पे फर्क पड़ेगा प्लस जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमारा वेट आया है वो, ठीक है। तो आइए इसे निकालते हैं। तो किस किस को आता है ये क्वेश्चन, किस किस को आता है। W की जगह डेंसिटी रखेंगे हो जाएगा, बिल्कुल W की जगह डेंसिटी रखेंगे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। आशीर्वाद, गुड इवनिंग बेटा, लेट कैसे हो आप, हाँ लेट कैसे हो। चलिए, तो यहां पर अगर मैं वेट ऑफ द कंडक्टर बात करूं, पहले तो वेट ऑफ द कंडक्टर बात करूं, यहां पर अगर मैं वेट ऑफ द कंडक्टर बात करूं WT, ठीक है, WT में बात करूं तो ये क्या होती है, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक लोचा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है कंडक्टर की 9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिख दिया, क्यूब है ना, क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ,
ठीक है। एरिया इसने यहां पर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और लेंथ कितनी दे रखी है इसने यहां पर, लेंथ कितनी दे रखी है यहां पे इसने लेंथ देखिए, ये जो वेट हम निकाल रहे हैं, वेट ऑफ 1 मीटर कंडक्टर का निकाल रहे हैं। पहले हम 1 मीटर कंडक्टर का निकाल रहे हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर। मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेंटीमीटर क्यूब में दी है और मेरा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो मुझे 1 मीटर कंडक्टर के लिए 100 सेंटीमीटर यहां पर लिखना पड़ेगा। चलिए, तो ये कितना हो गया यहां से 1800 ग्राम। ठीक है, यही हो गया 1800 ग्राम हो गया हमारा यहां पर दुनिया। हाँ, 1800 ग्राम हो गया। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तो यहां पे कट जाएगा। ठीक है, 1800 ग्राम हो गया। अब मैं क्या इसे 1800 ग्राम ही रहने दूं, नहीं, 1800 ग्राम ना रह के इसको मैं 1.8 kg कर देता हूं। चलिए साहब, यहां पर मेरा क्या आ गया है, ये अभी कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है। अभी मेरा आया है वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ का, 1 मीटर का। तो मेरा अभी WT यहां पर आया है। ठीक है, मेरा WT यहां पर आया है। अब मैं बात करूंगा हमारे विंड के वेट की, कितना है। ठीक है, विंड का प्रेशर का वेट इसने दिया हुआ है इतना kg पर मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर भी विंड प्रेशर का भी जो वेट दिया है वो पर मीटर में दिया है, और यहां पर भी हमने पर मीटर में ही निकाला है। ठीक है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब यहां पर हम लोग 1.8 का स्क्वायर करेंगे और विंड का वेट जो है वो कितना आ रहा है हमारा 0.87 का स्क्वायर। तो ये बेटा कितना हो गया यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये अगर हम लोग बात करें तो कितना बन जाएगा, ये जरा कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से कितना आएगा। फिर ये जो यहां से वेट आ गया वो हम यहाँ पे WL²/8T में लगा देंगे। ठीक है, तो W कितना आ रहा है बेटा, जरा कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से यहाँ पे। सर यही क्वेश्चन आपके नोट्स में भी है सेम। हाँ बिल्कुल है, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने सेक का क्वेश्चन करवाया है क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पढ़ते हो मेरे नोट्स से, बिल्कुल है ना। इनफैक्ट बेटा जो मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले जो भी स्टूडेंट है सबको ये मैंने करवाया हुआ है। ये कितना आएगा जल्दी से बता दो फटाफट से यार, ये कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो कितना आएगा, प्लीज जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आएगा। ये फटाफट से जल्दी कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा। ये डी आंसर आ रहा है, मोटिवेशनल वॉइस डी आंसर नहीं, मुझे बस आप ये बता दो ये कितना आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके। 1.8 का स्क्वायर प्लस 0.87 का स्क्वायर कितना आएगा, डी आंसर आ रहा है। अरे एक दूसरे का कॉपी कर देते हो क्या, ये बताओ पहले कितना आ रहा है, ये कितना आएगा बताइए कितना आएगा। 2.65, ये 2.65 आ रहा है। क्या कर रहे हो यार, मान लो ये 2 मान लो, ये 1 मान लो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 मतलब 5 अंडर रूट 5 दे दो 2 पॉइंट नहीं यार, ये स्क्वायर एक्चुअली कम हो जाएगा, पॉइंट में है ना। मुझे यार ये बता दो बस, इसका कैलकुलेशन का बता दो। आप लोग करके नहीं दे रहे हो यार, ये कैलकुलेशन मुझे ही करनी पड़ेगी। तो ये कितनी कैलकुलेशन बनेगी बेटा, 1.8 का स्क्वायर, ठीक है 3.24 प्लस 0.87 का स्क्वायर, ठीक है ये आया 0.7569 और ये आया 3.24, ठीक है 0.7569 प्लस 3.24 मतलब 3.99, ठीक है। इसका अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो लगभग ये आ रहा है बेटा 1.99 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.99 आप रखिए, एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ दी है 150 और इंटू 150 कर दीजिए, स्क्वायर है तो, और 8 इंटू टी, टेंशन कितनी दी हुई है यहाँ पे 2500 kg, टेंशन दी हुई है 2500 kg। अब देखिए ये आंसर आ जाएगा 150 इंटू 150, ये तो बेटा 2500 हो गया, ठीक है 225 हो गया बेटा आपका ये 100, 225 हो गया, ठीक है, इंटू 1.99, ठीक है, डिवाइडेड आपका रहेगा बेटा किससे 8 इंटू 2500, तो ये लगभग 2.23 आ रहा है, 2.23 आ रहा है, मतलब ए आंसर आ रहा है बेटा, ए आंसर आ रहा है 2.55,
गलत यार कैलकुलेशन कर रहे हो यार, मैंने इसीलिए कहा बेटा कैलकुलेशन ढंग से करिए। अब तो आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस भी देने लग गया है ना कैलकुलेशंस के, अब तो कैलकुलेटर भी देने लग गया है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिए, करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द पावर सप्लाई ऑफ आर्क वेल्डिंग? इनमें से आर्क वेल्डिंग की पावर सप्लाई के लिए क्या ट्रू नहीं है? पावर फैक्टर हाई होता है, बाप रे बाप, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। पावर फैक्टर बिल्कुल भी हाई नहीं होता है, याद रखिएगा, पावर फैक्टर बिल्कुल भी हाई नहीं होता है। इनफैक्ट 0.3 से 0.5 लो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो अगर हमारा एसी सप्लाई पे आर्क वेल्डिंग करनी होती है तो बेटा हमें कितना वोल्टेज चाहिए, और डीसी सप्लाई पे अगर हमें आर्क वेल्डिंग चाहिए होती है तो कितना वोल्टेज चाहिए, बताइए फटाफट से। एसी सप्लाई पे बेटा कितनी आर्क वेल्डिंग रहेगी? एसी सप्लाई पे 70 से 100 वोल्ट चाहिए। ठीक है, और अगर डीसी सप्लाई पे आर्क वेल्डिंग करनी है तो 50 से 100 वोल्ट चाहिए, सीधा सा सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी हमें चाहिए आर्क वेल्डिंग। चलो और बताइए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये हमारा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां गया? हाँ ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मोटर आर नॉर्मली फिटेड विद द अप्लायंस लाइक ब्लोअर एंड डीसी सेंट्रीफ्यूगल पंप? ब्लोअर और सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसे उपकरणों के साथ आमतौर पे किस प्रकार की मोटरें लगाई जाती हैं? यूनिवर्सल मोटर नहीं लगाई जाती बेटा सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह के लिए। शेडेड पोल इंडक्शन तो कैसे भी नहीं लगाई जा सकती, बहुत ही घटिया है। सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलने वाली मोटर है। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर भी कांस्टेंट स्पीड पर लगभग सी चलने वाली मोटर है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप तो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है ना, उसकी तो स्पीड थोड़ी बहुत वेरी होती रहती है। ठीक है, तो यहां पर हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 50 केवीए, देखिए ध्यान से, 50 केवीए, 50 केवीए, ये 50 केवीए है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कितने टर्न है? 500 टर्न है ऑन प्राइमरी एंड 100 टर्न है बेटा हमारे कहां पे? सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी टर्न है N1 ये, और N2 टर्न है 100 ऑन सेकेंडरी। ठीक है, द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, हमारा प्राइमरी 400 नहीं 4000 वोल्ट पे कनेक्टेड है प्राइमरी। ठीक है, और जो हमारे प्राइमरी के टर्न्स हैं वो 500 हैं, सेकेंडरी के टर्न 100 हैं। ठीक है, द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 60 हर्ट्ज, अच्छा 60 हर्ट्ज से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स हमें निकालना है, बताइए क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स हमें निकालना है, क्या होगा हमारा? देखिए ध्यान से, यहां पे हमें मालूम है कि E1 इज इक्वल्स टू 4.44 5m N1 5m N1 F होता है हमारा फॉर्मूला। अच्छा, E1 को मैं V1 के बराबर ले सकता हूं अगर मैं आइडियल केस ले लूं तो। यहां पे हमारा ये क्या हो गया बेटा 4000 इक्वल्स टू 4.44 5m मुझे निकालना है मैक्सिमम फ्लक्स। N1 हमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें 500 दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी हमें 60 दे रखी है, तो 5m कितना आ जाएगा बेटा 4000 बाय 4.44 इंटू 500 इंटू 60, यही आएगा। अब बताइए फटाफट से 5m कितना आया, कैलकुलेट करके बताइए। एम के शाक्य, हाँ कैसे हो, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, चलिए बताइए कैसे हैं, बताइए फटाफट से क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करिए बेटा, कम से कम सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा इसका। पूरा तो सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व रह गया है, बताइए कितना आंसर आएगा आप लोगों का, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए फटाफट से, कितना आंसर आया जल्दी से बताइए डियर, कितना आंसर आया, कितना आ रहा है आंसर? लगभग 0.03 वेबर आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जो लोग बाद में देखेंगे कि 0.03 वेबर आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द स्विचिंग सर्किट इन पावर सेक्शन, इसको क्या हो जा रहा है, हाउ इज द स्विचिंग सर्किट इन पावर सेक्शन ऑफ एसी आउटपुट मॉड्यूल ऑपरेटेड टू स्विच पावर ऑन एंड ऑफ इन पीएलसी। क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। पीएलसी में पावर चालू और बंद करने के लिए एसी आउटपुट मॉड्यूल के पावर सेक्शन में स्विचिंग सर्किट कैसे संचालित होता है। मतलब पीएलसी को जब मैं ऑन ऑफ करता हूं तो जो उसका एसी आउटपुट मॉड्यूल है
उसमें मैं ऐसा क्या करता हूं, कौन सी डिवाइस लगाता हूं जो ये ऑन और ऑफ करने के काम आती है, पीएलसी को ऑन या ऑफ करने के काम आती है, पीएलसी को ऑन या ऑफ करने के काम आती है। अब देखो पीएलसी का ये जो क्वेश्चन है बेटा पूरा पूरा मैंने आपके नोट्स में भी कराया हुआ है वैसे तो, ठीक है, पूरा पूरा बेटा आपके नोट्स में भी कराया हुआ है। अगर आप देखें पीएलसी का डायग्राम, अगर आप देखें तो पीएलसी का जो आउटपुट मॉड्यूल होता है वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा रहता है। यहां पर हम लोग ट्राइक का यूज करते हैं बेसिकली क्या करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए। आप देखिए यहां पर ये हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्विच ट्राइक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्राइक खुद बनता है किससे, एससीआर से। तो कभी कभी ऑप्शन में या तो ट्राइक होगा या एससीआर लिखा हुआ होगा। इसकी मदद से क्या होता है, हम आउटपुट मॉड्यूल को लगा देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये पीएलसी है, ठीक है, अब आपको कोई आउटपुट पर मोटर चलानी है तो यहां पे स्विच ऑन या ऑफ करोगे ना तुम, वो ऑन या ऑफ हम लोग ट्राइक की मदद से करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप लोगों के बेटा मैंने ये क्वेश्चन आइदर बाय यूजिंग अ ट्राइक और मॉसफेट, नहीं, ट्राइक और एससीआर इज द राइट आंसर। या तो ट्राइक से या एससीआर की मदद से ऐसा करते हैं। एक पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि मॉसफेट में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लीकेज करंट होता है, ड्यू टू लीकेज करंट, थोड़ा सा लीकेज करंट इसमें आता है, इसीलिए हम लोग मॉसफेट का यूज नहीं करते, याद रखिएगा। मैंने इसे बाकायदा अपने नोट्स में करवाया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो मैंने इसे अपने नोट्स में करवाया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसे मैंने अपने नोट्स में करवाया हुआ है। ये तो पीएलसी का ही है, हाँ पीएलसी का ही है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर बनवाया हुआ है नोट्स के अंदर। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा का पूरा आपका बेटा यहाँ पर हम लोगों ने इसे किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी बात लिखी हुई है कि ट्राइक इज यूज्ड टू कनेक्ट द आउटपुट डिवाइसेस रिसीव सिग्नल फ्रॉम द कन्वर्टर। ट्राइक क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में आता है। अब ये सारे नोट्स आपके एप्लीकेशन में हैं, ठीक है, आपको एप्लीकेशन में सारे नोट्स मिल जाएंगे, याद रखिएगा। नहीं तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए जो आपके नीचे चल रहा है, वहां से आप पूछ सकते हैं कि कैसे मिलेगा। ये देखिए ये पूरी चीजें बेटा नोट्स से बाहर कुछ नहीं आया। यहां पर ये देखिए ट्राइक लगा हुआ है और बाकायदा स्टेटमेंट लिखी हुई है। 2022 के पेपर में नोट्स से बाहर कुछ नहीं आया, याद रखना, मजाक नहीं कर रहा। अभी तो तुम्हें और ऐसी चीजें दिखा दूंगा जो तुम देख के बिल्कुल एकदम मजा ही आ जाएगा तुमको, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग करते हैं। यहां पर ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, जब हम लोग वो पासा फेंकते हैं ना, पासा फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आने की, प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारा वो देखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारा जो आउटकम है आने वाला, ठीक है, रिजल्ट आउटकम, ठीक है, या कह लो फेवरेबल आउटकम, मतलब जो हमारा आएगा आउटकम, और टोटल आउटकम क्या होंगे, पूरे के पूरे आउटकम क्या होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पासा फेंकूंगा तो मेरे चांसेस हैं कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब इन 6 आउटकम के अलावा तो कुछ नहीं आने वाला। तो टोटल मेरे आउटकम कितने होगा, 6। और अगर मैं कहूं मुझे 3 ही चाहिए तो ये मेरी डिजायर्ड आउटपुट है ना, ये मेरी डिजायर्ड मतलब मेरी इच्छा है कि केवल 3 आए, तो 3 आएगा। ऐसे कितने चांस बनेंगे, 1 चांस बनेगा। तो 1/6 इसकी बेटा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिल्ली इज द राइट आंसर। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। What is the biasing of junction in SCR in forward blocking state? देखिए कह रहा है बाइसिंग क्या होगी SCR की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में। यहां पर देखिए अगर ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है, तो PN PN, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कब होती है, जब मेरा एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो और कैथोड मेरा नेगेटिव से कनेक्ट हो, तब मेरी क्या होती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग होती है। और गेट इस समय मेरा, याद रखिए, गेट पे कोई सिग्नल नहीं दिया होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट ही वो होती है गेट पे जब कोई सिग्नल नहीं दे। तो यहां पर हमारी कौन सी जंक्शन या कौन सा, यहां पर हमारा बेटा कौन सा जंक्शन या फिर कौन सा
जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है। देखिए ये मेरा J1 है, ये मेरा J2 है, ये मेरा J3 है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो ये प्लस है, ये माइनस से कनेक्टेड है, तो ये तो मेरी फॉरवर्ड वाइज हो गई, ये तो मेरी फॉरवर्ड वाइज हो गई। अब देखो यहां पर ये N और P को देखते हैं। ठीक है, ये मेरा प्लस से कनेक्ट, ये मेरा प्लस से कनेक्टेड है, ये मेरे माइनस से कनेक्टेड है, तो ये मेरी रिवर्स वाइज हो गई जंक्शन 2। और अगर P और N को देखूं तो ये मेरा प्लस से कनेक्टेड है और ये मेरा माइनस से कनेक्टेड है, तो ये भी मेरी फॉरवर्ड वाइज हो गई। तो देखा जाए J1 और J3 तो मेरी क्या हो गई, J1 और J3 मेरी क्या हो गई बेटा, फॉरवर्ड वाइज हो गई। J1 और J3 यहां पर क्या हो गई, मेरी फॉरवर्ड वाइज हो गई। केवल J2 जो है वो रिवर्स वाइज है। ठीक है, तो यहां पर J2 इज रिवर्स वाइज और J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड वाइज। सीधा सीधा सा हमारा C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर को लेके क्वेश्चन है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कितने सस्पेंशन इंसुलेटर की डिस्क यूज होगी अगर 66 केवी की वो लाइन है। ये बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, 66 केवी की लाइन है तो कितनी मेरी यूज होगी, फटाफट से बताइए ये कितनी मेरी यूज होगी, फटाफट से बताएंगे कितनी मेरी यूज होगी डिस्क। कम से कम ये तो बता दो यार, ये तो बता दो यार, कम ऑन, ये तो बता दीजिए। हाँ देखिए, नंबर ऑफ डिस्क की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ डिस्क की मैं अगर बात करूं ना बेटा, याद रखना, नंबर ऑफ डिस्क की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो सबसे पहले तो पर फेज में डिवाइड करते हैं, तब हम लोग उसे 11 केवी पर डिस्क से डिवाइड करते हैं। देखिए सबको ये बात तो बड़ी अच्छे से मालूम रहती है कि एक डिस्क जो है वो हमारी 11 केवी को रोकने के लिए बनी होती है, पर बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, वो 11 केवी पर फेज होता है, याद रखना। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि सर 11 केवी रोकती है हमारी डिस्क, 66 केवी पे लग रही है, 11 केवी रोकती है, तो 6 डिस्क हो जाएगा आंसर। गलत है, ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच गलत है। सबसे पहले तो बेटा आप 66 केवी को जो ये दिया हुआ है, ये बेटा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का है, आपको इसका फेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा, याद रखिए। और फेज वोल्टेज क्या निकलेगा यहां पर, फेज वोल्टेज क्या निकलेगा, VL/√3, 66/√3। ठीक है, तो जब 66/√3 आप करेंगे तो ये लगभग 37 समथिंग आएगा, और अगर आप इसको 11 केवी से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 3.7 डिस्क आएंगी। ऑब्वियसली 3.7 डिस्क पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे 4 मान के चलेंगे। ठीक है, अब है क्या चीज, 4 ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। जब ऑप्शन में 4 नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, सेफ्टी फैक्टर के तौर पे 1 या 2 डिस्क एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। ये याद रखिएगा, दिस इज अ लॉजिक कि सेफ्टी फैक्टर के चलते, सेफ्टी फैक्टर के चलते हम 1 या 2 डिस्क एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, याद रखना। तो 4 में 1 जोड़ो, 5 भी ऑप्शन में नहीं है, 6 ऑप्शन में है, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे लगाओगे तो ये गलत ऑप्शन है, तो फिर ये बेटा गलत है, यहां पे आप बेटा गलत कर दोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, which component in wind power plant senses the direction of wind and passes the direction to PLC? विंड पावर प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हवा के झोंके को सेंस कर लेता है और उसी के हिसाब से फिर अपने पंखों को उसी हवा की डायरेक्शन में मोड़ देता है, ये पूछ रहा है, ताकि हमारे जो पंखड़ियां हैं, जो हमारी ब्लेड्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हवा को काटे, ज्यादा से ज्यादा हवा को काटे। तो कौन सी हमारी बेटा विंड होती है, कौन सी हमारा पार्ट होता है, किसी को आइडिया कौन सा पार्ट होता है? ये भी क्वेश्चन पूरे के पूरा बेटा एप्लीकेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं, ये एप्लीकेशन से आया हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर अगर मैं दिखा दूंगा आपको, ये एप्लीकेशन से आया हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये आपके बेटा नोट्स हैं जो एप्लीकेशन में प्रोवाइड होंगे। ठीक है, यहाँ पे विंड पावर प्लांट मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को। ये देखिए, सबसे पहले तो बेटा पार्ट्स ऑफ विंड टरबाइन क्या क्या होते हैं। रोटर होता है विंड टरबाइन के अंदर, ब्लेड होती है, अच्छा ब्लेड को ही हम लोग विंड टरबाइन बोलते हैं।
जनरेटर होता है, ब्रेक होता है, एनीमोमीटर होता है, नेशनले होता है, गियर बॉक्स होता है, चार्ज कंट्रोलर होता है, याद रखिएगा चार्ज कंट्रोलर होगा यहां पे, ठीक है। और क्या क्या होगा, और क्या क्या होगा बेटा, जनरेटर होगा, जनरेटर होगा, योर ड्राइव होगा, योर मोटर होगा, टावर होगा, ये सारे पार्ट्स हैं जो विंड टरबाइन के हैं, ठीक है। अब अगर विंड टरबाइन के पार्ट्स, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो पीएलसी के द्वारा कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहां पर, ये विंड वेन, इट सेंसेस द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड पासिस द डायरेक्शन टू पीएलसी। ये क्या करता है, विंड वेन जो है ये विंड की डायरेक्शन को क्या करता है, भांप लेता है और ब्लेडों को उसी हवा के डायरेक्शन में मोड़ देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लेड हवा को काटें और क्या करें, हमारा आउटपुट दें। देन पीएलसी एडजस्ट द ब्लेड इन सच अ वे दैट इट कट्स द मैक्सिमम विंड। तो कौन सा पार्ट है जो पीएलसी के द्वारा कनेक्ट होता है अंदर और ब्लेडों को क्या कर देता है, हवा के डायरेक्शन में मोड़ देता है, वो है बेटा मेरा कौन सा, विंड वेन, ठीक है। विंड वेन, विंड वेन बेटा आपका, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का बेटा आपका यहाँ पे डायग्राम है, ये नोट्स में ही है, ये नोट्स आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ विंड वेन हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाता है, तो विंड वेन इज द राइट आंसर, ठीक है। विंड वेन इज द राइट आंसर। यो तो बेटा बहुत सारे हमारे वो होते हैं, पार्ट होते हैं, बट ठीक है, क्या कहते हैं, हर पार्ट को जानना भी जरूरी नहीं है अभी फिलहाल तो, कम से कम, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एप्लीकेशन में लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं ना। बाकी तो मैं फिर अभी पावर सिस्टम को करवाऊंगा यूट्यूब पे, तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए, कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है सर्वो मोटर के लिए, सर्वो मोटर के लिए कौन सी चीज सही नहीं है। सर्वो मोटर बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में यूज होती है, या कह लो ऐसी जगहों पे यूज होती है जहां पे हमें स्टेप्स में रोटेशंस करने हो, या फिर हमें ये समझ लीजिए कोई कंट्रोलिंग वाला काम करना हो, या किसी मोटर को कंट्रोल करना हो, ऐसा कुछ करना हो, वहां पे यूज होती है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो नहीं चल सकती, ये मोटर स्टेप्स में चलेगी तो, ठीक है। कहां पे ये मोटर फीडबैक सर्किटों में इस्तेमाल होती है, कंट्रोलर वाली जगहों पे होती है, ये मैंने आपको बताया। कंटिन्यूअस एनर्जी कन्वर्जन, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी कन्वर्जन में यूज नहीं हो सकती, ये लगातार चलने वाली मोटरों में यूज नहीं हो सकती सर्वो मोटर। तो ये क्या कह रहा है, नॉट ट्रू। क्या कह रहा है बेटा, नॉट ट्रू है, ये सच नहीं है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बेटा आपका, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है अल्टरनेटर के लिए सिलेंड्रिकल रोटर के। अब देखो यार, जो हमारा सेलिएंट रोटर होता है और एक होता है बेटा हमारा नॉन सेलिएंट रोटर, ठीक है, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर कहते हैं। इसी को तो हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर कहते हैं, इसी को तो हम लोग सिलेंड्रिकल रोटर कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सा से सेलिएंट, सा से स्लो, सा से सेलिएंट, सा से स्लो, ठीक है। स्लो स्पीड जो होती है वो सेलिएंट की होती है, और इसके ठीक विपरीत हाई स्पीड जो होती है वो बेटा किसकी होती है, नॉन सेलिएंट की। हाई स्पीड जो होती है वो नॉन सेलिएंट रोटर की होती है। इसका मतलब यहां पर बेटा एक ऑप्शन यहां पर दिया, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। गलत है बेटा, ये नॉट नहीं होना चाहिए, इट इज सुटेबल। ये सुटेबल है उल्टा हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए, याद रखिएगा सेलिएंट पोल, ठीक है। इनफैक्ट 1500 से 3000 आरपीएम तक के लिए ये यूज होती है, और टर्बो जनरेटर्स में याद रखना ये यूज होती है। जबकि सेलिएंट पोल रोटर कहां यूज होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज होते हैं। ज्यादा स्पीड नहीं होती, 1500 आरपीएम तक की स्पीड इसकी होती है, ठीक है। ये आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कहां पर शंट कैपेसिटर इंस्टॉल करे जाते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। देखिए, अगर मेरा यहां पर लोड लगा हुआ है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग एंड साइड है, ये ट्रांसमिशन लाइन का ये लोड लगा हुआ है, रिसीविंग एंड साइड है, और मुझे क्या लगाना है बेटा, कैपेसिटर लगाने हैं। तो कैपेसिटर मैं कहां लगाऊंगा, कैपेसिटर मैं बेटा लगाऊंगा हमेशा लोड साइड पे। कहां पे लगाऊंगा, नियर टू द लोड। कहां पे, नियर लोड। तो मैं कैपेसिटर जो शंट कैपेसिटर लगाऊंगा नियर टू लोड लगाऊंगा, ताकि मेरी रिएक्टिव एनर्जी जो है वो मैं बेटा क्या कर दूं, वो हमारे लोड को मिल जाए, रिएक्टिव एनर्जी लोड को मिल जाए, और हमारा पावर फैक्टर जो है इंप्रूव हो जाए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें,
फटाफट से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। पूछ रहा है कि आर्मेचर के कंडक्टर के रूप में हमारा जो डिस्टेंस है पोल के बीच में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। मान लीजिए ये एक पोल है N और मान लीजिए ये एक पोल है S। ठीक है, ये एक पोल है N और ये एक पोल है S। ठीक है, और ये मेरी क्या हो गया बेटा, स्टेटर हो गया। ठीक, तो सेंटर से जो अगर मैं एक पोल से दूसरे पोल की दूरी को नापूंगा, यही बेटा मेरी क्या कहलाती है, पोल पिच। तो एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक की दूरी क्या कहलाई जाती है, पोल के पोल पिच कहलाई जाती है। जैसे विकेट की पिच होती है, तो पिच का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस होता है पिच का मतलब। ठीक है, दूरी। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई पिच, क्रिकेट की पिच, तो क्रिकेट की पिच क्या हो गई, एक विकेट से दूसरे विकेट तक की दूरी को पिच कहेंगे। सिंपल सी बात है, आप क्रिकेट की पिच को क्या कहोगे यार, 2 विकेट जहां पे लग रहे होंगे वो क्रिकेट की पिच है, यही होगी। सेम ऐसी पोल पिच, तो इसका मतलब 2 पोल के बीच की दूरी, और वो भी कहां से, सेंटर से, वो क्या कहलाई जाती है, पोल पिच कहलाई जाती है। तो जो पोल पिच है बेटा, यही बेटा 2 पोलों के बीच की दूरी होती है। और ये कैसे दी जाती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल या फिर नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो इन्होंने आर्मेचर कंडक्टर के रूप में पूछा हुआ है, तो वो क्या होती है, Z/P। ठीक है, चल क्लियर है इतना पॉइंट सभी को। फटाफट से इसका आंसर एक बार लगाने की कोशिश करिए जल्दी से। आप सभी लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है, फटाफट से इसका आंसर लगाने की कोशिश करिए। कुछ प्रदूषकों की उपस्थिति ओजोन के टूटने का तेज कर सकती है। नो डाउट, जो ओजोन लेयर है वहां पे आसपास कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो इस ओजोन को कमजोर कर देते हैं और इसमें छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं। क्या कारण है कि ओजोन की कमी मानव स्वास्थ्य के या जलवायु को प्रभावित करती है, मतलब क्या ऐसी कमी हो जाती है ओजोन के अंदर छेद होने से, ओजोन के आसपास पॉल्यूटेंट मतलब कि हार्मफुल पार्टिकल्स के होने से वहां छेद हो जाता है, और इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है ये पूछ रहा है। बेसिकली इससे ये प्रॉब्लम होती है बेटा, जो हमारा सूरज है उससे निकलती हैं हमारी किरणें। ठीक है, और इन छेद होने की वजह से वो किरणें हमारे पृथ्वी पे आ जाती हैं, क्योंकि ओजोन लेयर इन्हें रोक नहीं पाता, और उसके अंदर होती है यूवी रेज। तो ये प्रॉब्लम आती है यूवी रेज की बेसिकली। ठीक है, तो ओजोन वर्क्स एज एन इफेक्टिव स्क्रीन फॉर यूवी लाइट। तो होता क्या है कि हमारी यूवी लाइट से बचाने के लिए ओजोन लेयर क्या करता है, पर्दे का काम करता है, जो यूवी लाइट को नीचे नहीं आने देता। तो बेसिकली ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये एक पर्दे का काम तब नहीं कर पाता क्योंकि उसमें छेद हो जाते हैं। ठीक है, ओजोन यूवी प्रकाश के लिए एक प्रभावी स्क्रीन के रूप में काम करता है, जो कि नहीं कर पाता फिर वो बाद में, है ना, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। why is dynamo type meter is equipped with mirror type scales and knife edge pointer। कह रहा है कि डायनामो टाइप मीटर क्यों मिरर स्केल के साथ में आता है। ठीक है, मिरर टाइप स्केल और नाइफ एज पॉइंटर के साथ में आता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा जो एक पैरेलल एरर आता है, मतलब कि पॉइंटर यहां पर आपका मान लो 2 पे रखा हुआ है, और हो क्या रहा है कि आपने जब ऊपर से देखा कांच से तो आपको ऐसा लगा कि ये 2.1 बता रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल एरर। ठीक है, अब इस एरर को खत्म करने के लिए हम मिरर टाइप का स्केल यूज करते हैं। ठीक है, और नाइफ एज पॉइंटर यूज करते हैं। नाइफ एज मतलब बहुत पैनी पिन होगी, वो बिल्कुल एकदम 2 का मतलब 2 पे ही पड़ी हुई होगी, वो पैनी पिन होगी। और हम कैसा स्केल, मिरर टाइप स्केल, मतलब कांच के जैसा स्केल यूज करते हैं, जिससे हमें फायदा क्या होता है कि जो हमें 2 पर सुई होगी तो हम 2.1 नहीं दिखेगी, वो एग्जैक्ट 2 ही दिखेगी। तो बेसिकली टू रिमूव रीडिंग एरर ड्यू टू पैरेलल हम ये इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है पॉइंट या नहीं? सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं बेटा, फटाफट से बताइए। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? चलो, व्हेन देयर इज आगे देखते हैं। When there is a sudden reduction in load on the turbine in a hydel plant, a governor closes the gate of the turbine to reduce the water flow. This causes pressure to increase abnormally in the pond stock.
हाउ दिस इज प्रिवेंटेड। कह रहा है कि जो भी कोई एक हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है साहब, एक हाइड्रो पावर प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए एक हाइड्रो पावर प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है यहाँ पे, ये इधर टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, ये टरबाइन है, ठीक है, और ये ऊपर से पानी आ रहा है, ये फटाफट से ऊपर से क्या आ रहा है बेटा, पानी ये यहाँ पर आ रहा है, ये ऊपर से तेजी से पानी फैल रहा है, बिल्कुल तेजी से पानी आ रहा है। कह रहा है कि गवर्नर क्लोजेस द गेट, यहां पर जो गवर्नर लगा है उसने सडनली गेट क्लोज कर दिए हैं, तो एकदम से ऊपर पानी प्रेशर से आ रहा होगा, तो हो सकता है पेन स्टॉक मेरा फट जाए। अब इसे कैसे बचाया जा सकता है बेटा, इसे बचाने के लिए यहां पर याद रखिए एक सर्ज टैंक बना होता है, यहां पर एक सर्ज टैंक बना होता है, पेपर में लोकेशन भी पूछते हैं, ये नियर टरबाइन लगा रहता है, नियर द टरबाइन, याद रखिए नियर द टरबाइन लगा रहता है। तो ये सर्ज टैंक में क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है, इससे क्या होता है, पेन स्टॉक हमारा फटने से बच जाता है। तो बेसिकली बाय यूजिंग सर्ज टैंक हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्ज टैंक का यूज करने से यहां पर तो क्या हुआ, गेट को क्लोज कर दिया गया, यहां पर गेट को बंद कर दिया गया, और गेट को जैसे ही यहां पर गवर्नर के द्वारा बंद कर दिया गया, वैसे एकदम से जो ऊपर से पानी आ रहा होगा, हो सकता है पेन स्टॉक फट जाए तो बेटा हमारा क्या होगा, पूरा हाइड्रो पावर प्लांट नष्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सर्ज टैंक बनाते हैं जो कि वो पानी ऊपर ले जाता है इसे, ठीक है, ऊपर ले जाता है पानी इसे। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी ये रहा क्वेश्चन, अ चार्ज्ड सेल वॉज कंप्लीटली डिस्चार्ज। देखो ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, एक चार्ज सेल है जो कि कंप्लीटली डिस्चार्ज हुई है 10 आवर में, ठीक है, अ डिस्चार्ज करंट बीइंग कांस्टेंट एट 5 एम्पियर। अच्छा, डिस्चार्ज करंट हमारा जो है 5 एम्पियर लगातार चल रहा है। एवरेज टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्ज वाज 1.9 वोल्ट, मतलब जो एवरेज टर्मिनल वोल्टेज रहा है डिस्चार्ज के दौरान वो 1.9 वोल्ट रहा है। अ चार्जिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर मेंटेन्ड कांस्टेंट। चार्जिंग करंट, देखो सबसे पहले बेटा डिस्चार्जिंग के पैरामीटर लिख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, डिस्चार्जिंग के पैरामीटर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो डिस्चार्जिंग की मैं अगर बात करूं, डिस्चार्जिंग का हमें करंट कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बेटा 10 आवर, और हमें करंट कितना दिया हुआ है, डिस्चार्जिंग का करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है। एवरेज टर्मिनल वोल्टेज हमें इस दौरान दिया हुआ है 1.9 वोल्ट। अब चार्जिंग के पैरामीटर लिख लेते हैं कि चार्जिंग के दौरान करंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर चार्जिंग करंट जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो 4 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब मेंटेन्ड कांस्टेंट फॉर 15 आवर, और ये जो चार्जिंग हमने कांस्टेंट रखी है ये 15 आवर के लिए कांस्टेंट रखी है। वॉज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द सेल टू इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ चार्ज, ठीक है। द एवरेज टर्मिनल वोल्टेज बीइंग 2.2, यहां पर जो एवरेज टर्मिनल वोल्टेज है वो 2.2 वोल्ट रहा है। कैलकुलेट वॉट आवर एफिशिएंसी, अब हमें वॉट आवर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। कुल मिला के भाई इतना कुछ दिया है इस क्वेश्चन में, डिस्चार्जिंग के दौरान का करंट, वोल्टेज और टाइम दिया है कितने टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है, चार्जिंग के दौरान का करंट, वोल्टेज, टाइम दिया है कितने टाइम में ये डिस्चार्ज हो रहा है। अब आपसे वॉट आवर एफिशिएंसी पूछी है। बाप रे बाप, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ये बता दो फटाफट से बता दो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं लगा आया, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्योंकि बहुत बड़ा था ये क्वेश्चन, समझ में आया, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, हाँ या ना में तो जवाब दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा। देखिए यहां पर वॉट आवर एफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये वॉट आवर एफिशिएंसी पूछ रहा है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एम्पियर आवर निकालते हैं इसका, ठीक है। एम्पियर आवर निकालते हैं पहले डिस्चार्ज का, सबसे पहले एम्पियर आवर निकालते हैं डिस्चार्ज का। एम्पियर आवर मतलब एम्पियर इंटू टाइम, मतलब कि एम्पियर इंटू आवर वाला जो टाइम होता है वो कितना हो गया बेटा 50, ठीक है, AH हो गया। और चार्जिंग का AH निकालते हैं, चार्जिंग का AH निकालते हैं। चार्जिंग का AH कितना हो गया बेटा 15 इंटू 4 कितना हो गया आपका 60 AH, ठीक है।
ये चार्जिंग का है, ये डिस्चार्जिंग का है, ठीक है। ये चार्जिंग का एम्पियर आवर है, ये बेटा डिस्चार्जिंग का एम्पियर आवर है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं यहां से अगर मैं एम्पियर आवर की एफिशिएंसी निकालूं, एम्पियर आवर की एफिशिएंसी निकालूं, एम्पियर आवर की एफिशिएंसी हाल आ जाएगी। अच्छा, एम्पियर आवर की एफिशिएंसी क्या होती है? एम्पियर आवर की एफिशिएंसी होगी AH, एम्पियर आवर जो भी मैं किसमें ले रहा हूं बेटा, डिस्चार्ज के दौरान अपॉन चार्ज के दौरान, यहां से मेरी आएगी एम्पियर आवर की एफिशिएंसी। अगर मुझे एम्पियर आवर की एफिशिएंसी पूछी जाती तो, ठीक है, तो एम्पियर आवर की एफिशिएंसी पूछी जाती तो मेरा ये हो जाता बेटा 50 डिस्चार्ज के टाइम पर और 60 मेरा चार्ज के टाइम पर, ठीक है। तो ये मोटा माटी कितना आता, 5/6 कितना आएगा लगभग 5/6 लगा 0.6, 0.6 समथिंग आएगा, 0.6 समथिंग आएगा बेटा, 0.6 क्यों, 4×8 0.8 समथिंग आएगा, 0.8 समथिंग आएगा, 0.8 आएगा, है ना। अब हमसे इसने पूछी है वॉट आवर एफिशिएंसी, वॉट आवर एफिशिएंसी पूछी है। अच्छा, वॉट कैसे निकलता है? वोल्टेज इनटू करंट करके, भाई वोल्टेज इनटू करंट करके, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर मैं एम्पियर आवर की एफिशिएंसी लूंगा इनटू वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर दूंगा वोल्टेज ऑफ डिस्चार्ज अपॉन वोल्टेज ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, ये मेरी अब आ जाएगी वॉट आवर एफिशिएंसी, ठीक है। एम्पियर इंटू आवर तो है ही है, वोल्टेज का मल्टीप्लाई और कर दिया, देखो वोल्टेज करंट और टाइम, तो वोल्टेज करंट हो गया वॉट, टाइम का मल्टीप्लाई मैं पहले ही एम्पियर आवर के तौर पे कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे बड़े सिंपल तरीके, बस वोल्टेज को आपको कैसे डील करना है, डिस्चार्ज अपॉन चार्ज, और करंट भी मैंने कैसे डील किया, डिस्चार्ज अपॉन चार्ज। तो यहां पर क्या हुआ आपका 0.8 इंटू वोल्टेज डिस्चार्ज के दौरान कितना है, डिस्चार्ज के दौरान वोल्टेज है बेटा 1.9 और चार्ज के दौरान वोल्टेज कितना है 2.2 वोल्टेज है। अब बताइए फटाफट से कैलकुलेट करके कितना इसमें आंसर बना, कितना आंसर बना इसका, फटाफट से बताइए कैलकुलेट करके कितना आंसर यहाँ पर बना, कितना आंसर बेटा बना यहाँ पर, फटाफट से बताइए कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर बना, जल्दी से बताइए कितना आंसर बना यहाँ पे, कितना आंसर बनेगा बेटा ये बताइए आप लोग। 0.8 इंटू 1.9 अपॉन 2.2 है ना, यही है डिस्चार्ज के टाइम पे। कमेंट करके बताइएगा आंसर ना, ये आंसर कमेंट करके बताइए फटाफट से, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना, जो लोग बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करके बताएं इस आंसर को कितना बैठा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। स्लोप बताइए टेंजेंट का, कितने x, y पॉइंट कितने दिए हुए हैं 1, -2, और हमारा कर्व जो दिया है वो बेटा आपका दिया हुआ है y, ठीक है। स्लोप निकालना है। अब देखिए y हमें दिया हुआ है x की पावर 4 -3x²। स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये 4x³ - 6x ये आ गया, ठीक है। अब अगर हमारा यहां से x पॉइंट दे रखा है x पॉइंट कितना दे रखा है 1 और y कितना दे रखा है -2, तो स्लोप में यहां पर तो कोई y पॉइंट तो है ही नहीं है, x ही पॉइंट दिया हुआ है, तो 4 1³ - 6 1, तो ये कितना आया बेटा -2 आपका आंसर आया, -2 इज द राइट आंसर, ठीक है, -2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्या बात है बेटा, इको मार्क is an eco labeling scheme which has constituted by government of India in 1991. What was identified in this scheme? अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है इसने, कह रहा है कि इको मार्क जो है हमारा वो इको लेबलिंग स्कीम के दौरान निकाला गया था 1991 में। मैं फिर से क्या कह रहा हूं, इको मार्क क्या होता है, ये बेटा एक तरीके का लेबल होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये क्या बताता है, मतलब ये लेबल एक्चुअली बताता क्या है, ध्यान से देखिए। इको मार्क कैसा होता है दिखने में, अगर मैं इको मार्क की बात करूं, ये सब देखिए विंड टरबाइन को हमने ना, ये सब पार्ट्स विंड टरबाइन के ही है, सारे पार्ट्स विंड टरबाइन के हैं, ठीक है। आप लोगों के नोट्स में बेटा ये मिलेगा आपको विंड टरबाइन के पार्ट्स। इको मार्क इको लेबल लेके आया था यार मैं, पता नहीं कहां मिल नहीं रहा, ठीक है। इको मार्क ना एक लेबल होता है, जैसे किसी के ऊपर अगर ये इको मार्क लेबल लगा हुआ है तो इसका मतलब वो डिवाइस इको फ्रेंडली है, उसका मतलब क्या है कि वो डिवाइस क्या है, इको फ्रेंडली है, ठीक है, इको फ्रेंडली डिवाइस है। गुड इवनिंग बेटा मनीष द्विवेदी,
ठीक है, वो इको फ्रेंडली डिवाइस है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, उन पर ये इको मार्क का लेबल लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, उन पर इको मार्क का लेबल ये लगा हुआ रहता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी, पीएलसी में इनमें से कौन सा डेटा ट्रांसफर का आपका बेटा क्या है, इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए ध्यान से, पूरा पूरा नोट से क्वेश्चन है, ये पूरा पूरा बेटा ये नोट से क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ये पूरा पूरा आपके नोट से क्वेश्चन है, ये आपके पीएलसी के नोट्स में आपको इंस्ट्रक्शंस बेटा लिखवाए हुए हैं, बिल्कुल पूरे पूरे तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखवाए हुए हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन किसी भी पीएलसी के अंदर कितने टाइप के होते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं, मैथ इंस्ट्रक्शन, डेटा फ्लो इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ब्लॉक ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव इंस्ट्रक्शन। डेटा फ्लो इंस्ट्रक्शन जो है यही इसी के अंदर बेटा एमवीएम आता है, याद रखिएगा, इसी के अंदर हमारा एमवीएम आता है। तो डेटा फ्लो इंस्ट्रक्शन देखिए यहां पर कहां पर है डेटा फ्लो इंस्ट्रक्शन, ये तो कंपैरिजन टाइप इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है। और डेटा फ्लो इंस्ट्रक्शन कौन सा है, यहां पे डेटा फ्लो इंस्ट्रक्शन कौन सा है, देखिए यहां पर डेटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, डेटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये डेटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपका बेटा ये एमवीएम यहां पर दिया हुआ है, मास्क डू मूव, और लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट, और वही आया है पेपर में, ठीक है ना। तो मास्क डू मूव आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम लोग बेटा एमवीएम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और डेटा हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन और है ये, तो ये कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन है, डेटा ट्रांसफर या डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा को हैंडल करने वाला एमवीएम, मास्क टू मूव, ठीक है। चलिए, नोट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बात करते हैं, कहां गए, हाँ ये रहा। चलिए, द अबव लिसाजियस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन सीआरओ, ये लिसाजियस पैटर्न हमारा सीआरओ में ऑब्जर्व्ड है, हमने देखा है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड सिग्नल, अप्लाइड सिग्नल में कौन सा फेज डिफरेंस हमारा होगा, फटाफट से बताइए, कौन सा फेज डिफरेंस हमारा बेटा अप्लाइड सिग्नल में होगा, फटाफट से बताइए। देखिए 180 डिग्री इज द राइट आंसर, लीनियर है ना 180 डिग्री, अगर ये इस तरीके से लीनियर होता तो हम 0 डिग्री कहते, पर क्योंकि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री हम लोग लीनियर कहेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री कब कहते हैं, जब ये ऐसे होता, अच्छा 180 कब कह रहे हैं, जब ये ऐसे है, जब ये ऐसे है, ठीक है। 90 डिग्री कब कहते, जब ये इस तरीके से होता सर्कल, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग देखें तो बेटा वो 90 डिग्री होता है, और क्लॉकवाइज को देखें तो वो 270 डिग्री आपका बेटा होता है। क्लियर है इतना पॉइंट, चलिए क्लियर है इतना पॉइंट। तो यहां पे हमने आज पार्ट 1 खत्म कर लिया है। पार्ट 1 मतलब 28 मार्च का जो शिफ्ट 1 था यूपीपीसीएल का, उसके पहले 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने खत्म कर लिए। नेक्स्ट पार्ट 2 में 28 मार्च के 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक बेटा हम लोग करेंगे, ठीक है। डेली 6 बजे बेटा लाइव आइए, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं क्या लेके आ रहा हूं, यहाँ पे टॉपिक वाइज भी अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। कल भी 6 बजे हम लोग मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और इसी तरीके से बेटा, थोड़ा इस तरीके से तो नहीं कहूंगा, बट इससे ज्यादा जोश के साथ में उम्मीद है कि आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।